सब कुछ याद करने के बाद अग्नि के पीले चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। सौभाग्य से कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजकुमारी फैंग ने अग्नि का छोटा हाथ पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से अग्नि के माथे को छुआ। वह बहुत व्यथित महसूस कर रही थी। अग्नि कड़वाहट से मुस्कुराए। माँ, आपने अचानक। राजकुमारी फैंग ने गहरी आह भरी। छोटी अग्नि, कृपया अपनी माँ को सच बताओ। अग्नि ने समर की ओर देखा, फिर राजकुमारी फैंग की ओर। क्या सच? राजकुमारी फैंग, महामहिम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अग्नि का चेहरा कमजोर था और उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। महामहिम वे कैसे हैं? राजकुमारी फैंग को सीधी बात करने की आदत थी, इसलिए उन्हें घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं था। उन्होंने बहुत सीधे तरीके से पूछा, महामहिम तुम्हें पसंद करते हैं, है ना? अग्नि अचानक बिस्तर से उछल पड़ी, ठीक उसी समय जब राजकुमारी फैंग झुक रही थीं। दोनों के माथे एक जोरदार आवाज के साथ आपस में टकरा गए। आउच! अग्नि ने अपना माथा पकड़ते हुए दर्द से कराहते हुए कहा। राजकुमारी फैंग ने अग्नि को असहमति भरी नज़र से देखा और अपना हाथ मलते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? क्या दर्द हो रहा है? अग्नि, दर्द हो रहा है। राजकुमारी फैंग ने हल्की सी आह भरी। मैं देख सकती हूँ कि महामहिम तुम्हें पसंद करते हैं, तो तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? अग्नि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नहीं, वे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। राजकुमारी फैंग ने अग्नि की ओर देखा। वह सच में तुम्हें पसंद करता है, छोटी अग्नि। खुद को धोखा मत दो। तुम्हारी माँ की आंखें सब साफ साफ देख सकती हैं। अग्नि, मैं। उसने विनती भरी नज़रों से समर की ओर देखा। समर हमेशा सोचता था कि वह विक्रम के प्यार में पागल है, लेकिन विक्रम ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से समर उसके बिस्तर के पास उकड़ू बैठ गया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। छोटी अग्नि, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं पहले अंधा था और सोचता था कि तुम महामहिम विक्रम से चिपकी हुई हो। वास्तव में यह महामहिम विक्रम ही थे जिनके मन में तुम्हारे लिए अनुचित विचार थे। अग्नि, आज मुझे क्या हो गया है? जब वे बग्घी में थे तो उसके प्रति विक्रम का रवैया असामान्य और अस्पष्ट था। जब बग्घी आगे थी तो प्रबंधक राठौर ने वे शब्द फिर से कहे। अब तो राजकुमारी फैंग और समर भी इस बारे में बात कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? दुनिया का हर इंसान उसे यह बताने क्यों आ रहा है कि विक्रम उसे पसंद करता है। स्पष्ट रूप से उसके प्रति विक्रम के रवैये को परिभाषित करना मुश्किल है। वह कभी गर्म तो कभी ठंडा, अप्रत्याशित और मूडी है। क्या आप इसे किसी को पसंद करना कहते हैं? अग्नि खुद इससे सहमत नहीं थी। अगर वह किसी को पसंद करती तो वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करने, उसकी देखभाल करने, उसे संजोने और उसका साथ देने के लिए हर संभव कोशिश करती। अनजाने में ही बहते हुए सफ़ेद वस्त्रों में सजे और किसी देवता के समान दिखने वाले उस परम सुंदर गुरु की छवि उसके दिमाग में उभर आई। छोटी अग्नि। राजकुमारी फैंग के शब्दों ने अग्नि को उसके ख्यालों से वापस खींच लिया। राजकुमारी फैंग ने अग्नि को एक तरफ खींचा और गंभीरता से कहा, महामहिम तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन अभी के लिए इसे एक तरफ रख देते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुम महामहिम को पसंद करती हो? अग्नि ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं। हालांकि यह एक अपेक्षित उत्तर था, लेकिन राजकुमारी फैंग को अभी भी इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगा। महामहिम को युवा पीढ़ी के बीच एक राजा माना जा सकता है। पूरे आर्यावर्त साम्राज्य पर नजर डालें तो कई 100 साल पीछे जाने पर भी इस बात की संभावना नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति सामने आएगा। अग्नि कड़वाहट से मुस्कुराए। मुझे पता है कि महामहिम की प्रतिभा और ताकत अभूतपूर्व है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह उत्कृष्ट है, मुझे उसे पसंद करना ही होगा, है ना? बहुत खूब कहा। राजकुमारी फैंग ने अग्नि का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने हमेशा अग्नि की प्रशंसा की थी और अग्नि ने अंततः उन्हें निराश नहीं किया। इसके अलावा महामहिम लड़कियों के बीच इतने लोकप्रिय हैं, जो कोई भी भविष्य में उनसे शादी करेगा वह शादी के बाद सुइयां खा रहा होगा, ईर्ष्या और साजिशों का शिकार होगा। अग्नि हंस पड़ी। राजकुमारी फैंग ने सिर हिलाया। ये सच है, इसलिए मेरी प्यारी बच्ची, डरो मत। तुम्हारी माँ तुम्हारे पक्ष में है। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। अग्नि ने कृतज्ञता के साथ राजकुमारी फैंग की ओर देखा। अगर विक्रम सच में उससे प्यार करता है तो राजकुमारी फैंग सीधे विक्रम के क्रोध का सामना कर रही हैं, उन्हें किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ेगा? माँ, अग्नि ने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में जब वह शक्तिशाली बन जाएगी तो वह निश्चित रूप से राजकुमारी फैंग का कर्ज चुकाएगी। राजकुमारी फैंग और समर के चले जाने के बाद अग्नि ने राहत की सांस ली और असीम अंधेरे में खो गई। अग्नि गहरी नींद में सोती रही। वह आखिरकार 3 दिन बाद जागी। जब अग्नि उठी तो वह ठंडे पसीने से तरबतर थी और उसे पूरे शरीर में चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। मंजरी ने पहले ही गर्म पानी तैयार कर लिया था और उसने अग्नि को पानी के कुंड में जाने में मदद की। तभी बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वीर उनका स्वागत करने के लिए बाहर गया, लेकिन जल्द ही बाहर उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। दीदी, दीदी, समर भैया यहाँ हैं।
मंजरी अग्नि का उचित श्रृंगार करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अग्नि को ये परेशानी भरा लगा और उसने केवल उसे अपने बाल हल्के से बांधने के लिए कहा। एक ताजगी भरी पोशाक पहने हुए वह जल्दी से समर के सामने आ गई। जब समर ने अपने सामने उस लड़की को देखा तो वह वसंत की सुबह की ओस की तरह पवित्र और शुरुआती वसंत की सबसे कोमल फूल की कली की तरह नाजुक, बेहद ताजगी भरी लग रही थी। ये लड़की, समर भावनाओं से भर गया था। वह पहले ही इतनी सुंदर युवती बन चुकी थी। कुछ सालों में जब वह सच में खिल जाएगी तो वह कितनी अद्भुत सुंदरी होगी। अग्नि ने उसके सामने अपना गोरा और पतला हाथ हिलाया। समर तुरंत अपने ख्यालों से वापस आ गया। अग्नि उसके सामने बैठ गई और सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या बाहर कुछ हुआ है? समर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? अग्नि ने झुंझलाते हुए कहा, जब तक तुम्हारे पास कहने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात न हो तुम यहाँ नहीं आते। तुम बस मेरा इंतजार करने के लिए इतनी दूर से आए हो तो जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। समर ने पूछा, तुम अच्छी खबर सुनना चाहती हो या बुरी खबर? अग्नि ने समर को असंतोष भरी नज़र से देखा। अच्छी खबर। अच्छी खबर यह है कि जुओ किंग लियू मर चुका है। समर का चेहरा उत्साह से चमक उठा। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ मरा? वह कहाँ मरा? फैंकी टॉवर में मरा। समर जोर से हंसा। ओह, वैसे शायद तुम्हें फैंकी टॉवर के बारे में नहीं पता होगा, है ना? फैंकी टॉवर राजधानी का एक बहुत प्रसिद्ध वेश्यालय है। अग्नि को सच में फैंकी टॉवर के बारे में पता था और वह वहां जा भी चुकी थी। उसने तो समर के साथ एक कमरा भी साझा किया था जो उस समय उसे ढूंढ रहा था। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से समर को ये सब नहीं बताएगी। जुओ किंग लियू मर गया। उसे किसने मारा? अग्नि ने अपनी ठुड्डी सहलाई। समर, कुछ लोगों का कहना है कि यह हुआन युआन परिवार ने गुप्त रूप से किया है। आखिरकार जुओ किंग लियू और मैडम कई के बीच का मामला अंततः बाहर आ ही गया। अग्नि ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। उन परिस्थितियों में मैडम कय और जुओ किंग लियू सच में चाहते थे कि वह मर जाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास विनम्र होने का कोई कारण नहीं था। अग्नि को लगा कि किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना बिल्कुल सामान्य है जैसा उन्होंने उसके साथ किया था। लेकिन अगर हुआन युआन परिवार पर्याप्त समझदार होता तो उन्हें इस समय जुओ किंग लियू की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अग्नि ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। समर ने सिर हिलाया। क्या ये सही नहीं है? उन्हें जुओ परिवार को उस व्यक्ति को सौंपने के लिए मजबूर करना चाहिए था और उसे हुआन युआन परिवार के पास ले जाना चाहिए था ताकि हुआन युआन परिवार उसे खुलेआम और वैध तरीके से मार सके। लेकिन जुओ किंग लियू की मौत सच में एक अच्छी बात थी। समर हंसा। छोटी अग्नि, क्या तुम्हें पता है? पता चला है कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन के जन्मदिन के भोज से पहले जुओ परिवार और हुआन युआन परिवार एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर पहुंचे थे। अग्नि, रणनीतिक साझेदारी। समर, हाँ, उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, जबकि चौहान परिवार और डोगू परिवार ने बहुत पहले ही एक गठबंधन बना लिया था। अग्नि ने सिर हिलाया। हम। समर ने ठंडी आह भरी। अगर ये तीनों परिवार गठबंधन बनाते हैं तो साम्राज्य में उनका प्रभाव अभूतपूर्व होगा। उस समय हमारा उत्तरी राजघराना उन्हें बिल्कुल भी दबा नहीं पाएगा। समर हंसा। लेकिन जन्मदिन के भोज की घटना बहुत ही संयोग से और शानदार ढंग से हुई। एक चौहान परिवार की तीसरी पीढ़ी का आवारा लड़का था और दूसरी हुआन युआन परिवार की कुलमाता थी। उन्हें एक निंदनीय चक्कर में फंसाने के लिए एक साथ लाया गया था और इसे इतने सारे लोगों ने देखा। समर, हुआन युआन परिवार और चौहान परिवार इसे रहस्य रखना चाहते हैं, लेकिन क्या वे सच में इसे छिपा सकते हैं? अन्य लोग उनसे डर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमारा राठौर राजघराना डरेगा? समर ने आत्मसंतुष्टि से कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं विशेष रूप से यही कर रहा हूँ, इस कहानी को पूरी मुख्य राजधानी में फैला रहा हूँ। अब हर कोई हुआन युआन परिवार और चौहान परिवार के बीच के निंदनीय चक्कर के बारे में बात कर रहा है और पूरा देश मजे ले रहा है। समर ने अग्नि की ओर देखा। इस तरह हुआन युआन परिवार और चौहान परिवार के बीच दरार आ गई है, फिर भी वे एक घनिष्ठ गठबंधन बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जुओ किंग लियू मर चुका है, बिना किसी आवाज़ के मरा, बिना किसी सुराग के मरा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, चौहान परिवार सोचता है कि हुआन युआन परिवार ने उसे मारा है और हुआन युआन परिवार सोचता है कि चौहान परिवार ने उसे मारा है। अब दोनों परिवारों को एक दूसरे पर शक है। अगर वे इस समय भी एकमत हो सकते हैं तो मैं सच में उनकी प्रशंसा करूंगा। अग्नि की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जुओ किंग लियू को मारने के इतने फायदे होंगे। जब वह रक्त की बूंद हत्यारे संगठन में थी तो उसने सच में एक आसान लक्ष्य चुना था, इसीलिए उसने जुओ किंग लियू उस बेचारे लड़के को चुना था। वैसे बुरी खबर क्या है? अग्नि ने पूछा। बुरी खबर यह है, समर ने अग्नि की ओर देखा, ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वे तुम्हें ढूंढ रहे थे। चौहान परिवार या हुआन युआन परिवार में से किसी ने भी पहले तुम्हें दोष नहीं दिया था, इसलिए अब वे सभी तुम्हें दोष दे रहे हैं। अग्नि, तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? समर ने गहरी आह भरी। क्या ये सही नहीं है?
लेकिन दुनिया ऐसी ही है, वे कमजोरों को निशाना बनाते हैं, जो कि केवल मानवीय स्वभाव है, इसलिए। अग्नि ने समर की ओर देखा। समर ने कहा, तुम इस दौरान उत्तरी राठौर राजघराने में क्यों नहीं चली जाती? माँ को लगता है कि बाहर बहुत खतरा है। अग्नि ने एक पल के लिए सोचा और कहा, उन्हें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। आखिरकार उनका सबसे बड़ा टकराव एक दूसरे के साथ है। अग्नि ने सोचा कि दोनों परिवारों के बीच का टकराव वर्तमान में इतना गहरा नहीं था। उसे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे हुआन युआन परिवार और चौहान परिवार लड़ते रहें। जब तक दोनों परिवार अपनी दुश्मनी जारी रखेंगे और उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे, तब तक वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। ये सोचकर मुझे राजसी विद्यापीठ जाना होगा, अग्नि ने कहा। समर ने त्योरियां चढ़ाईं, इस समय तुम अभी भी राजसी विद्यापीठ जा रही हो? अग्नि, रास्ता थोड़ा असुरक्षित हो सकता है, लेकिन राजसी विद्यापीठ के अंदर बुजुर्ग फैंग के मेरी देखभाल करने से कोई मुझे नहीं धमका सकता। जहां तक उसके घर की बात है, चांगसान के वहां होने से अग्नि को राहत मिली थी। समर, मैं तुम्हारे साथ राजसी विद्यापीठ चलूंगा। अग्नि, ठीक है। इस बार अग्नि 2 कामों के लिए राजसी विद्यापीठ गई थी। एक विकल्प घर आधारित शिक्षा मॉडल पेश करना था। अग्नि ने सामने देखा, घर पर ताई अमर चित्र संरचना ने साधना को आधी मेहनत से 2 गुना प्रभावी बना दिया था, और राजसी विद्यापीठ में साधना करना कहीं अधिक तेज था। तो वह घर पर ऐसे अच्छे साधना संसाधनों को छोड़कर राजसी विद्यापीठ तक का लंबा सफर क्यों तय करेगी? क्या वास्तव में इसके पीछे जुओकिंग था? अग्नि के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मोबाइल संस्करण। जुओकिंगलियू वैसे भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए ऐसा लगता है कि कल रात उसने जुओकिंगलियू पर जो इनाम रखा था वह बिल्कुल सही था। वैसे यह क्या है? समर ने अग्नि के हाथ में निमंत्रण पत्र पर नजर डाली। ये बुजुर्ग हुआन युआन का जन्मदिन है। अग्नि फीकी मुस्कान के साथ बोली। वह राजसी विद्यापीठ के 7 बुजुर्गों में से एक हैं। उनसे मिलने जाने का यह एक दुर्लभ अवसर है। सच में? समर ने अपनी छोटी बहन को शक की नज़रों से देखा। दूसरे लोगों की छोटी बहनें प्यारी और मासूम होती हैं, लेकिन उसकी छोटी बहन शरारती विचारों से भरी, चतुर, चालाक और धूर्त है, और कभी नुकसान नहीं उठाती। वह बूढ़े मास्टर हुआन युआन को सम्मान देने गई है। क्या उसका कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है? ये सोचकर समर ने शक के साथ अग्नि को बार बार देखा। क्या इस लड़की का सच में कोई और उद्देश्य नहीं था? अग्नि ने झुंझलाते हुए उसे घूरा। बेशक मैं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कोई और मकसद होंगे? मैं सबसे अच्छे व्यवहार वाली लड़की हूँ। समर, हे, सबसे अच्छे व्यवहार वाली लड़की सुबह सुबह बिना नाश्ता किए शिकायत करने मेरे घर क्यों आ गई? अग्नि ने अपनी नाक छुई। हम ये सब इसलिए है क्योंकि। अग्नि ने समर को घूरा। क्या तुम्हारा खुद का व्यवहार अशोभनीय नहीं है? समर ने मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया। तुम शैतान लड़की। हालांकि इससे पहले कि समर अपनी बात पूरी कर पाता, राजकुमारी फैंग ने उसके सिर पर चपत लगाई। तुम्हारी अपनी बहन पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? समर, लेकिन वह। राजकुमारी फैंग ने उसे फिर से चपत लगाए। एक बहन को प्यार किया जाना चाहिए। क्या तुम अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? समर ने नाराजगी भरे भाव से राजकुमारी फैंग की ओर देखा। तो अब जबकि तुम्हारे पास एक छोटी बहन है, तो तुम कोई खतरा नहीं हो? ओह सही, वह बड़ा भेड़िया कुत्ता कहाँ है? समर ने मेज पर हाथ पटका। अंततः उसे यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात याद आ गई। अग्नि ने उसे उलझन भरे भाव से देखा। समर घबरा गया। क्या मैंने जाने से पहले उस बड़े भेड़िया कुत्ते को तुम्हारे हाथों में नहीं सौंपा था? मुझे मत बताना कि वह बड़ा भेड़िया कुत्ता खो गया है। अग्नि ने कुछ ही दूरी पर एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक बड़ा, चमकदार, गहरे भूरे रंग का भेड़िया कुत्ता अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा था और वह गहरी नींद में सो रहा था। समर जल्दी में था। ये सो कैसे सकता है? समर दौड़कर गया और उस बड़े भेड़िया कुत्ते का सिर जोर से हिलाया। कुत्ते, उठो, कुत्ते। हालांकि समर ने कुत्ते को चाहे कितनी भी जोर से हिलाया हो या कितनी भी जोर से चिल्लाया हो, उस बड़े भेड़िया कुत्ते के जागने का कोई संकेत नहीं मिला। समर चिंतित हो गया और उलझन में अग्नि की ओर मुड़ा। अग्नि पूरी तरह से मासूम और उलझन में लग रही थी। क्या तुमने मुझे इसे बचाने के लिए नहीं कहा था? अगर मैं इसे बेहोश नहीं करूंगी तो मैं इसे कैसे बचा सकती हूँ? समर, अगर समर को सच्चाई पता चल गई, अग्नि से हर उठी। वह उसे बिल्कुल भी यह नहीं बता सकती थी कि वह वही बदसूरत लड़की थी जिसे वह पकड़ना चाहता था। बेचारा समर अपने परिवार की 2 महिलाओं के दबाव में केवल अपना गुस्सा पी सकता था। हुआन युआन परिवार का जन्मदिन का भोज शाम को था, इसलिए दोपहर की चाय के बाद अग्नि और राजकुमारी फैंग व्यस्त थीं। अग्नि जानती थी कि वह वहां मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जा रही थी, इसलिए उसने ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश की। राजकुमारी फैंग ने कहा, नहीं, उनकी बेटी इतनी सुंदर है, फिर भी वह दुनिया की नज़रों से छिपी हुई और अनजान है। और वे लोग उसे एक अपाहिज अग्नि कहते रहते हैं।
ये बिल्कुल असहनीय है। इसलिए पवन रानी ने अग्नि को सबसे सुंदर तरीके से सजाने की तैयारी की। अंततः अग्नि विरोध नहीं कर सकी और उसे कपड़े पहनने के लिए राजकुमारी फैंग द्वारा धकेल दिया गया। 1 घंटे बाद जब अग्नि बाहर आए, हे भगवान, राजकुमारी फैंग, दादी ताओ और बाकी सभी ने आश्चर्य से कहा, कितनी सुंदर। इस समय अग्नि राठौर की त्वचा बर्फ की तरह सफेद और पारदर्शी थी और उसके नैन नक्श बेहद सुंदर थे। अपनी नाजुक धनुषाकार भौहों के साथ उसमें एक युवा लड़की के भोलेपन की कमी थी। उसकी पतली लंबी सफ़ेद गर्दन, उसके ढलान वाले कंधे और उसकी पतली कमर इतनी सुडौल थी कि उसे एक हाथ से घेरा जा सकता था। जब वह चलती थी तो उसकी स्कर्ट लहराती थी, जिससे वह पहली नज़र में ही चकाचौंध कर देने वाली लगती थी। कितना सुंदर दृश्य था। उपस्थित सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं और अग्नि को फटी आंखों से देखने लगे। यहाँ तक कि पवन रानी भी चकित थीं। इतनी सुंदर लड़की, वह शायद मौके पर ही सबको अवाक कर देगी। हुआन युआन परिवार का भोज। आज हुआन युआन परिवार एक भोज का आयोजन कर रहा है और पूरा हुआन युआन परिवार गतिविधियों से गुलजार है। मेहमानों से द्वार भरा हुआ था और बधियों और घोड़ों का आना जाना लगा हुआ था। अग्नि उत्तरी राठौर राजघराने की बग्घी में सवार थी। उत्तरी राठौर राजघराना इस साम्राज्य में एक शक्तिशाली शक्ति है जो सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है। इसलिए जैसे ही बग्घी रुकी, हुआन युआन परिवार के सदस्य उनका स्वागत करने आए। मेहमानों का स्वागत करने के लिए द्वार पर हुआन युआन परिवार के दूसरे बेटे हुआन युआन यू और उनकी पत्नी मैडम यू खड़े थे। ये जोड़ा खिले हुए चेहरे और मुस्कान के साथ राजकुमारी फैंग का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक युवती जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, बग्घी से बाहर निकली। और ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। हुआन युआन यू और मैडम यू ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में गहरा संदेह दिखाई दे रहा था। सौभाग्य से मैडम यू ने दादी ताओ को पहचान लिया, क्योंकि दादी ताओ हमेशा राजकुमारी फैंग के साथ रहती थीं। दूसरे मास्टर हुआन युआन और मैडम यू को सम्मान देने के बाद दादी ताओ ने उत्साहपूर्वक समझाया, मेरी राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें घर पर ही रहना चाहिए और बाहर हवा में नहीं जाना चाहिए। वैसे ये हमारी राजकुमारी की नई गोद ली हुई बेटी कुमारी अग्नि है। अग्नि आज यहाँ एक कुलीन महिला की तरह व्यवहार करने आई थी, इसलिए उसने शालीनता से झुककर दूसरे मास्टर हुआन युआन और उनकी पत्नी का अभिवादन किया। कितनी सुंदर लड़की है। मैडम यू पर अग्नि का पहला प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। वह सुंदर, सौम्य और अच्छे व्यवहार वाली थी। वह एक अच्छी बच्ची लगती है। कृपया अंदर आएं। आमतौर पर अन्य लोगों के भोज को पुरुषों और महिलाओं के वर्गों में विभाजित किया जाता है, लेकिन हुआन युआन परिवार, उन्होंने इसे बुजुर्गों के लिए एक क्षेत्र और युवाओं के लिए एक क्षेत्र में विभाजित किया था। अग्नि को बाईं ओर के बैंक्वेट हॉल में ले जाया गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने बैंक्वेट हॉल के बाईं ओर एक खाली डांस फ्लोर देखा, जबकि दाईं ओर अंडाकार डाइनिंग टेबल और कुछ अनियमित रूप से व्यवस्थित नर्म कुर्सियां थीं। ऐसा लगता है कि ये 2 या 3 लोगों के छोटे समूहों के लिए एक साथ इकट्ठा होने, बात करने और खेलने के लिए उपयुक्त व्यवस्था है। चारों ओर देखने पर अग्नि ने ज्यादातर युवा पुरुषों और महिलाओं को देखा और उनमें से कई उसके लिए जाने पहचाने थे। ये अग्नि ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। वह बड़े बॉस बूढ़े मास्टर हुआन युआन को नीचे गिराने जा रही थी और उसे इन युवा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा उसके वर्षों के अनुभव के आधार पर यह एक बूढ़े व्यक्ति के जन्मदिन के भोज से कम और युवाओं के लिए साथी खोजने की जगह ज्यादा लग रही थी। अग्नि जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अरे छोटी अग्नि। अग्नि के पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अग्नि ने मुड़कर देखा कि वह निंगचेनिक्सी था। तुम। किसी अनजान जगह पर एक जाना पहचाना चेहरा देखना एक विदेशी भूमि में किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा था, इसलिए अग्नि मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उसकी ओर सिर हिलाया। निंगचेनिक्सी को अग्नि ने पहले कभी इस तरह नहीं देखा था और उसके गोरे और जैद जैसे चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी लाली आ गई। उसने याद किया कि कैसे वह पहले अग्नि और स्वाति राठौर के बीच भ्रमित हो गया था और उसे शर्मिंदगी की एक लहर महसूस हुई। हालांकि अग्नि के संतुलन और संयम को देखकर निंगचेनिक्सी ने भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। वह अग्नि के पास गया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम अकेली क्यों आए हो? क्या तुम अपने परिवार के साथ नहीं आए? हालांकि अग्नि की ओर उसकी नज़र दोस्ताना नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि अग्नि सवाल का अपमान कर रही थी और उसने इसे बेतरतीब ढंग से भर दिया था। जल्दी से इसे अपने गुरु को देखने के लिए भेजें, चार्वी ने आग्रह किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि अग्नि क्या कर रही थी, लेकिन चार्वी को हमेशा उस पर पूरा भरोसा था। प्रबंधक फैंग ने त्योरियां चढ़ाईं। घर खरीदने आए जितने भी लोगों से वह मिला था, उनमें से केवल ये युवती ही लापरवाही से लिख रही थी, बाकी सभी बहुत गंभीर और विचारशील थे। ये सोचकर प्रबंधक फैंग पर अग्नि का प्रभाव और खराब हो गया। इसलिए उसने अग्नि को ये कहते हुए दूर भेज दिया, चीजें बाद में मास्टर को भेज दी जाएंगी। तुम दोनों वापस जाओ और खबर का इंतजार करो। इस बीच
फैंग निवास के अंदर महासचिव फैंग और ताओवादी वो एक दूसरे के विपरीत घुटनों के बल बैठे थे। उनकी पीठ सीधी थी और उनकी आंखें शांत थीं। उनके बीच एक हल्के रंग की लकड़ी की मेज रखी हुई थी। मेज पर सफ़ेद चीनी मिट्टी की पवन श्रवण बोतल चुपचाप रखी थी। मास्टर बयान ताओवादी वो के बगल में घुटनों के बल बैठे थे, जबकि एक युवक महासचिव फैंग के बगल में घुटनों के बल बैठा था। उस युवक का रूप आकर्षक और परिष्कृत था और वह स्पष्ट रूप से एक प्रमुख परिवार से था और उनमें से सर्वश्रेष्ठ में से एक था। अगर अग्नि यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से उसे एक नज़र में पहचान लेती। वह वास्तव में शौर्य था। शौर्य महासचिव फैंग का बहुत सम्मान करता था क्योंकि महासचिव फैंग उसके नाना थे। महासचिव फैंग का ध्यान शौर्य पर नहीं बल्कि ताओवादी वो पर था। ताओवादी वो का ध्यान पूरी तरह से हल्की लकड़ी की मेज पर रखी पवन श्रवण बोतल पर केंद्रित था। इस क्षण वह ध्यान से सुन रहे थे, उनके भाव शांत थे। कुछ देर बाद ताओवादी वू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी नज़र बुद्धिमान और स्पष्ट थी। कितना शांत करने वाला चक्रव्यूह है। ये किसी को ऐसा महसूस कराता है मानो वे वसंत के खिले हुए फूलों की दुनिया में हो, फूलों के समुद्र में भटक रहे हों। ये वसंत की हवा में नहाने का एहसास देता है और क्रोध को नियंत्रित करने तथा मन को शांत करने में मदद करता है। ये चक्रव्यूह निश्चित रूप से मास्टर स्तर या उससे ऊपर का है और संभवतः उससे भी ऊंचा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शांत करने वाली संरचना विशेष रूप से आसानी से चिड़चिड़े और आसानी से क्रोधित होने वाले ताओवादी वो के लिए उपयुक्त है। पिछले कुछ वर्षों में ताओवादी वो अपने स्वभाव के कारण सम्राट स्तर तक आगे बढ़ने में असमर्थ रहे हैं, जो बहुत आसानी से उत्तेजित हो जाता है। क्या आप अपना पैसा छोड़ सकते हैं, महासचिव फैंग? ताओवादी वू ने पूछा। उसी क्षण ताओवादी वू के बगल में बैठे मास्टर बयान के भाव तुरंत बदल गए। अंदर प्रवेश करते ही और बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को देखते ही मास्टर बयान को ठंडा पसीना आने लगा था। अब अपने गुरु को पवन श्रवण बोतल की प्रशंसा करते सुनकर मास्टर बयान की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। निश्चित रूप से महासचिव फैंग ने इसकी ओर उदासीनता से देखा। तुम्हें ये पसंद है? भाई फैंग, क्या आप मुझे नहीं समझते? मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। अगर मेरे पास ये शांति चक्रव्यूह वाली पवन श्रवण बोतल होती तो मैं शायद सम्राट स्तर तक आगे बढ़ पाता। अभिमानी और अलग थलग रहने वाले ताओवादी वो बुजुर्ग फैंग के सामने खुद को केवल एक कनिष्ठ के रूप में संबोधित कर सकते थे। उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को जोड़कर मुट्ठी बनाई और कहा, भाई फैंग, मैंने अतीत में आपको ठेस पहुंचाई है। आप एक उदार व्यक्ति हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे ये पवन श्रवण बोतल दे दें। महासचिव फैंग ने आधी मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं बोले। भाई फैंग, आप जानते हैं कि मेरे पास किस तरह का संग्रह है। आप उनमें से कोई एक क्यों नहीं चुन लेते और इसके बदले में ये पवन श्रवण बोतल क्यों नहीं दे देते? ऐसा नहीं है कि पवन श्रवण बोतल के अंदर का चक्रव्यूह विशेष रूप से परिष्कृत है, बल्कि यह कि चक्रव्यूह को उत्कृष्ट विस्तार और जटिलता के साथ संभाला गया है, जिससे यह अध्ययन के योग्य बन गया है और ये ताओवादी वो के लिए बिल्कुल सही है। एक पसंदीदा चीज़ अमूल्य होती है। महासचिव फैंग की बुद्धिमान आंखें मास्टर बयान के चेहरे पर घूमी और उन्होंने शांति से कहा, ये पवन श्रवण बोतल मूल रूप से तुम्हारी ही थी। ताओवादी वो की आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। मेरी? बिल्कुल नहीं, मुझे कैसे नहीं पता चला? मास्टर बयान को पहले ही बहुत पसीना आ रहा था। सभी के आश्चर्य के लिए चारवी ने मुड़कर अग्नि को बुलाया, छोटी अग्नि, आकर देखो, क्या ये शौर्य नहीं है? वही शौर्य जिसे तुमने इतनी बुरी तरह पीटा था कि वह लगभग रोने ही वाला था। क्या ये वही नहीं है? छोटी अग्नि। शौर्य के दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। शौर्य, अग्नि कुछ ही दूरी से चलकर आए। दोनों की आंखें मिलीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य और अग्नि ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आश्चर्य दिखाई दे रहा था। चारवी जोर से हंसी। छोटी अग्नि, सही कहा ना? ये वही बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसे तुमने पीटा था और रुला दिया था, है ना? वही जो हर रोज तुम्हारा दरवाजा रोकता था। अग्नि धीरे से हंसी। शौर्य के आकर्षक चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ गई। उसने अपने होंठों पर मुट्ठी रखी और अपना गला साफ किया। तभी मास्टर बयान, जो अपने गुरु ताओवादी वो की पिटाई से दर्द से तड़प रहे थे, दौड़ते हुए बाहर आए, अपना सिर पकड़कर और रहम की भीख मांगते हुए भागे। जब वह बाहर भागे तो उन्होंने दहलीज नहीं देखी, इसलिए धमाका। मास्टर बयान जमीन पर गिर पड़े। उनका सिर टकराया जिससे उसमें दर्द होने लगा। मेरे सामने इतने सारे लोग क्यों हैं? मास्टर बयान ने अपना सिर उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने एक ऐसा चेहरा देखा जिसने उन्हें बुरे सपने दिए थे। वास्तव में वह चेहरा आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। तुम। उस पल मास्टर बयान ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थीं कि लग रहा था मानो बाहर आ जाएंगी। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अगले ही पल वह पहले ही आगे बढ़ चुके थे। ये तुम हो, ये वास्तव में तुम हो।
अग्नि और चारवी दोनों अपने सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया से चौंक गईं और दोनों ने एक कदम पीछे ले लिया। चारवी सहज रूप से अग्नि के सामने खड़ी हो गई। यह क्या है? मत जाओ। उन्हें पीछे हटते देख विशेष रूप से अग्नि को मास्टर बियान उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, चिल्लाते हुए, मत जाओ, तुम नहीं जा सकती, वहीं रुक जाओ। चारवी आग बबूला थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी की उसकी छोटी अग्नि पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वह जरूर मरना चाहता है। इसलिए चारवी ने लापरवाही से बगल से एक गमले वाला पौधा उठा लिया। गमले वाले पौधे में मिट्टी भरी हुई है, इसलिए ये काफी ठोस है। धमाका! अपनी कलाई के एक झटके के साथ चारवी ने गमले को मास्टर बियान के सिर पर दे मारा। खट! गमले वाला पौधा तुरंत टूट गया और मिट्टी जमीन पर गिर गई। आह! मास्टर बियान ने एक चीख निकाली और उनके माथे से खून तलवारों की बारिश की तरह बहने लगा। हालांकि चारवी ने उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर बियान का ऐसा हश्र होगा। उसने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा, ये बड़ों के प्रति तुम्हारा खुद का अपमान था। मैं भगवान की ओर से काम कर रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मास्टर बियान, वह अपने बड़ों का अपमान कैसे कर रहा था? उसका मिस फैंग के साथ स्वतंत्रता लेने का कोई इरादा नहीं था। ये दृश्य इतनी तेजी से सामने आया कि प्रतिक्रिया देना लगभग असंभव था। जब प्रबंधक फैंग ने मास्टर बियान के माथे को देखा जिससे खून बह रहा था और फिर हाथ पैर मार रही चारवी को देखा तो वह आग बबूला हो गया। युवती, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने मास्टर बियान को घायल कर दिया है? हमारे विशिष्ट अतिथि रक्षक प्रबंधक फैंग, ये डरते हुए कि उसे दोषी ठहराया जाएगा, जल्दी से लोगों को चारवी को बांधने और उनके भाग्य की प्रतीक्षा करने के लिए बुलाया। हालांकि 1 मिनट रुके, शौर्य ने त्योरियां चढ़ाईं। इस समय ताओवादी वो बहुत गुस्से में थे। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि वह मास्टर बियान को पीटने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि बियान ही उनके शिष्य थे और वह अपने शिष्य को जैसे चाहें पीट सकते थे। लेकिन जब उनके शिष्य को किसी और ने पीटा तो वह नाखुश थे। इसलिए ताओवादी वू ने चारवी और अग्नि को घूरा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आभा डरावनी थी। तुम में से किसने मेरे शिष्य को घायल किया है? ताओवादी वो गुस्से से दहाड़े। आगे आओ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। डोबू मेंगक्सी ने स्वाति राठौर को देखा। अपनी छोटी बहन के कारण डोबू मेंगक्सी स्वाति राठौर के बारे में जानता था। स्वाति राठौर ने 2 बार उपहास किया, मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकती? क्या वह अग्नि राठौर नहीं है जिसने महामहिम के बेहोश होने पर उनसे एक चुंबन चुरा लिया था? अग्नि राठौर। हालांकि डोबू मेंगक्सी कभी अग्नि राठौर से नहीं मिला था, लेकिन उसने उसकी महान प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। ये सुनकर उसने त्योरियां चढ़ाईं और अविश्वास में अपना सिर हिलाया। ये लड़की एक देवी की तरह है, वह ऐसा अश्लील काम कैसे कर सकती है? नहीं, नहीं। स्वाति राठौर उसकी वजह से लगभग पागल ही हो गई थी। लेकिन डोगो मेंगक्सी की स्थिति को देखते हुए डोगो परिवार महारानी का मात्र परिवार था, चौहान परिवार से भी अधिक प्रमुख। क्या वह इसका खंडन करने की हिम्मत कर सकती थी? इसलिए स्वाति राठौर केवल अग्नि राठौर पर अपना गुस्सा निकाल सकती थी। स्वाति राठौर, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें अंदर कौन लाया? निंग चेनिक्सी ने गहरी त्योरियां चढ़ाईं। ये स्वाति राठौर बहुत दुष्ट है। सौभाग्य से उसे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया, अन्यथा अब तक उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। अग्नि राठौर फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। स्वाति राठौर ने अग्नि राठौर को घूरा। क्या उसे लगा कि चुप रहकर वह अडिग रह सकती है और हर चीज से निपट सकती है? असंभव। अपने संपर्कों पर भरोसा करते हुए स्वाति राठौर ने हुआन युआन यंग का हाथ पकड़ा और पूछा, बहन यंग, क्या हुआन युआन परिवार ने अग्नि राठौर को आमंत्रित किया है? हुआन युआन यंग ने अग्नि राठौर की ओर नीचे देखा। वह अग्नि राठौर को जानती थी, न केवल इसलिए कि उसके और महामहिम विक्रम के बीच क्या हुआ था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले उसका भाई राजसी विद्यापीठ से उदास होकर लौटा था और उसे पता चला था कि अग्नि राठौर वास्तव में राजसी विद्यापीठ में उसके भाई को धमका रही थी। आपको पता होना चाहिए कि हुआन युआन यंग अपने भाई को लेकर बहुत जुनूनी है। उसके भाई हुआन युआन जिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए शुरुआत से ही हुआन युआन यंग पर अग्नि राठौर का प्रभाव अच्छा नहीं था। उसने अहंकार के साथ अग्नि राठौर की ओर देखा। तुम अंदर कैसे आए? अग्नि राठौर फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बेशक, मैं निमंत्रण के साथ आई हूँ। निमंत्रण कहाँ है? हुआन युआन यंग ने अपना हाथ बढ़ाते हुए अग्नि राठौर से पूछा। एक ही पल में सभी की निगाहें अग्नि राठौर पर केंद्रित हो गईं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि लियू कबीले जैसे परिवार शायद ही कभी लोगों को उनके मुंह पर शर्मिंदा करते हैं। हालांकि अपने और अपने साथियों के रुतबे पर भरोसा करते हुए हुआन युआन यंग ने तुरंत अग्नि राठौर के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। अग्नि राठौर ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। वह वास्तव में एक निमंत्रण के साथ आई थी, लेकिन चूंकि निमंत्रण दादी ताओ के पास था, इसलिए दादी ताओ का ऐसे भोज स्थल में प्रवेश करना स्वाभाविक रूप से अनुचित था।
अग्नि राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं और हुआन युआन यंग को लगा कि वह दोषी महसूस कर रही है। उसकी आंखें और भी अधिक चमक उठीं और उसके होंठों पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। उसने अपना हाथ उठाया और पुकारा, प्रबंधक यान। प्रबंधक यान, जो भीतरी क्षेत्र का प्रभारी था, शोर सुनते ही दौड़कर आया। हुआन युआन यंग ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, दीवान यान, आपने ही ये निमंत्रण पत्र बांटे थे, है ना? दीवान यान, हाँ, तीसरी मालकिन। हुआन युआन यंग, जाकर पता लगाओ कि वह अंदर कैसे आ पाए। प्रबंधक यान ने अग्नि राठौर की ओर देखा और थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं, और यह युवती कौन है? इतने सारे लोगों की दुर्भावनापूर्ण नज़रों का सामना करते हुए कोई और होता तो शर्मिंदगी से लाल हो जाता और उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन अग्नि राठौर वैसी नहीं है। उसका चेहरा शांत और भावहीन रहा और वह थोड़ी सी मुस्कुराई भी। मैं अपना नाम या उपनाम नहीं बदलूंगी, मैं अग्नि राठौर हूँ। मिस अग्नि। प्रबंधक यान ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, फिर उसे परेशान चेहरे के साथ देखा। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः बोला, मैंने निमंत्रण की सभी सूचियां भेज दी थी मिस अग्नि, निमंत्रण सूची में नहीं लिखती, है ना? वूश, वह तुरंत दौड़ा, राठौर निवास। मुझे वह जगह याद आ रही है। क्या राठौर घराने ने तब एक अद्वितीय प्रतिभा पैदा नहीं की थी? मुझे लगता है कि उसका नाम अग्नि राठौर था। महासचिव फैंग ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में पछतावे की एक झलक थी। अगर उस छोटी लड़की की साधना तब नष्ट नहीं हुई होती तो वह पहले ही बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी होती और राठौर परिवार का रुतबा भी बढ़ गया होता। कितने अफसोस की बात है। ताओवादी वू ने आह भरी, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस लड़की अग्नि राठौर के बाद राठौर घराना इतनी शानदार प्रतिभा वाला व्यक्ति पैदा करेगा। क्या राठौर घराने की पैतृक कब्र की फेंग शुई सच में इतनी अच्छी है? महासचिव फैंग ने भी टिप्पणी की, शायद ये सच में सच है। दादाजी, वो शौर्य ने कहा, जो खुश और परेशान दोनों था। ये वही अग्नि राठौर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? क्या? महासचिव फैंग और ताओवादी वो दोनों ने आश्चर्य से कहा और अग्नि राठौर को घूरने लगे। दोनों बुजुर्ग लोग युवा नहीं थे, लेकिन इस समय उनकी हरकतें आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी थीं और यहाँ तक कि उनके हैरान भाव भी बिल्कुल एक जैसे थे। अग्नि राठौर, वह छोटी लड़की जिसकी साधना तब नष्ट हो गई थी। क्या यह नहीं कहा गया था कि वह मर चुकी है? ये सही है, मैंने भी सुना था कि वह लड़की अब जिंदा नहीं है। शौर्य खुश और परेशान दोनों था। दादाजी, वो छोटी लड़की यहीं खड़ी है, कृपया उसे मरने मत दें। देखिए, उनके चेहरे काले पड़ गए हैं। महासचिव फैंग ने आश्चर्य से कहा, क्या ये सच में वही छोटी लड़की है? हे भगवान! ताओवादी वू ने अचरज में अग्नि राठौर को घूरा। अगर यह सच में अग्नि राठौर है तो उसकी उम्र के हिसाब से वह केवल 14 साल की है ना? नहीं, 13 साल, ये 13 साल होना चाहिए। महासचिव फैंग ने गंभीरता से सुधारा। 13 साल। महासचिव फैंग और ताओवादी वू ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में कड़वी मुस्कान दिखाई दे रही थी। जब वे 13 साल के थे तो वे क्या कर रहे थे? उन्होंने चक्रव्यूह संरचनाओं की सतह को भी नहीं खरोंचा था, है ना? फिर भी मेरे सामने इस लड़की के पास 13 साल की उम्र में ही चक्रव्यूह संरचनाओं में इतनी ठोस नींव थी। ये भविष्य असीम है। ताओवादी वू ने आगे बढ़कर कहा, छोटी लड़की, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? अग्नि राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं। जब महासचिव फैंग ने ये देखा तो वह तुरंत खुश हो गए। यह मेरा घर है। क्या तुम पागल हो? मेरी प्रशिक्षु को चुराने की कोशिश कर रहे हो? महासचिव फैंग आगे दौड़े, ताओवादी वू को एक तरफ धकेल दिया और अग्नि राठौर से बोले, छोटी लड़की, मुझे चुनो। मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। ताओवादी वू धक्के से लगभग गिर ही गए थे। वह वापस दौड़े और महासचिव फैंग को एक तरफ धकेल दिया। उन्होंने तत्काल अग्नि राठौर की आस्तीन पकड़ी और कहा, छोटी लड़की, मुझे चुनो। मैं राजसी विद्यापीठ के चक्रव्यूह विभाग का प्रमुख हूँ। यदि तुम मेरी शिष्या बनोगी तो तुम अपनी इच्छानुसार चक्रव्यूह विभाग में शामिल हो सकती हो। महासचिव फैंग ने उन्हें घूरा, क्या तुम पागल हो? इस युवा लड़की की चक्रव्यूह संरचना साधना पहले ही स्नातक स्तर से आगे निकल चुकी है। तुम्हारे घटिया चक्रव्यूह संरचना विभाग में कौन शामिल होना चाहेगा? ताओवादी वू की आलोचना करने के बाद महासचिव फैंग ने अग्नि राठौर की ओर देखा और अपनी सबसे उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी। अग्नि लड़की, मैं महासचिव फैंग हूँ, तुम जानती हो। यहाँ तक कि सम्राट को भी मुझे शिक्षक कहकर संबोधित करना पड़ता है। क्या यह उच्च दर्जा नहीं है? यदि तुम मेरी शिष्या बनोगी तो मैं तुम्हें बेहतरीन संसाधन दूंगा। कैसा रहेगा? और तुम इसे जानती हो, है ना? महासचिव फैंग एक शिष्य की भर्ती के लिए सच में पूरी कोशिश कर रहे थे और इस समय उन्होंने शौर्य को भी खींच लिया और उसे अग्नि राठौर के सामने खड़ा कर दिया। जब मास्टर वू ने यह देखा तो वह आग बबूला हो गए। महासचिव फैंग नाखुश थे क्योंकि उनका एक उत्कृष्ट पोता था, लेकिन उनका प्रशिक्षु बदसूरत और विकृत था। हालांकि
ठीक जब सभी ने सोचा कि महासचिव फैंग शौर्य और राजकुमार के बीच जबरन शादी कराने की कोशिश कर रहे थे, तो विलक्षण महासचिव फैंग ने कहा, देखो, इस बच्चे के महामहिम के साथ अच्छे संबंध हैं। क्या सभी युवा लड़कियां महामहिम के करीब जाने के बारे में नहीं सोच रही हैं? रुको! कुछ ही दूरी से एक ठंडी आवाज़ गूंज उठी। सभी ने मुड़कर देखा। आने वाले और कोई नहीं बल्कि हुआन युआन यू दंपति थे, जिन्हें उन्होंने पहले द्वार पर देखा था। हुआन युआन यू और मैडम यू, दूसरे चाचा, दूसरी चाची। इन दोनों को देखकर हुआन युआन यंग की बाहें गहरी सिकुड़ गईं। आपको पता है, उसके दूसरे चाचा और चाची दोनों बहुत प्रतिभाशाली और साधना में निपुण हैं। बूढ़े व्यक्ति द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता है। अगर वे इतने बूढ़े और निसंतान नहीं होते, तो भविष्य में हुआन युआन परिवार के मुखिया का पद शायद किसी और का होता। हुआन युआन यंग अप्रसन्न थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत सम्मानजनक रूप धारण किया। दूसरे चाचा, दूसरी चाची, ये युवाओं की जगह है। आप दोनों पहले क्यों नहीं चले जाते? मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। हुआन युआन यू ने हुआन युआन यंग को घूरा। अगर तुम ऐसे ही करती रही, तो हमारे हुआन युआन परिवार के लिए इस राजधानी में कोई जगह नहीं बचेगी। यहाँ से निकल जाओ। कितने कठोर शब्द और गंभीर भाव! हुआन युआन यू स्वभाव से गंभीर थे और अपने कठोर चेहरे और गहरी आंखों के साथ वह बहुत डरावने लग रहे थे। हुआन युआन यंग पर चिल्लाया गया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर घुमाया और एक दयनीय भाव के साथ अपने बड़े भाई हुआन युआन जिंग की ओर देखा। हुआन युआन जिंग निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद था, जो युवाओं का जमावड़ा था, लेकिन उसने शुरुआत से एक पर्यवेक्षक के रूप में देखा, अग्नि राठौर का मजाक उड़ाते और उसका उपहास होते देखा। इससे मेरा क्या लेना देना, या अपने काम से काम रखने की मानसिकता। लेकिन हुआन युआन यंग को अपने बड़ों से डांट खाते देख उसने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। दूसरे चाचा, तुम भी चुप रहो। हुआन युआन यू बेहद सख्त थे, उनकी नज़र खंजर की तरह तीखी थी। हम सख्त कैसे नहीं हो सकते? यह मिस अग्नि भले ही राठौर परिवार की एक अवांछित और उपेक्षित लड़की हो, लेकिन वह पवन रानी की गोद ली हुई बेटी है और उत्तरी राठौर राजघराने द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। ये हुआन युआन परिवार के लिए उसे सर्वोच्च सम्मान देने के लिए पर्याप्त है। मैडम यू ने मुस्कुराते हुए अग्नि राठौर का हाथ पकड़ा। उनकी मुस्कान दयालु और सौम्य थी। हमने मिस अग्नि के साथ गलत किया है, ये हमारी गलती है। कृपया हमें माफ़ कर दें। मैडम यू ने अपनी नज़र हुआन युआन यंग की ओर मोड़ी। जल्दी करो और मिस अग्नि से माफ़ी मांगो। माफ़ी? मुझे क्यों मांगनी चाहिए? हुआन युआन यंग फूट पड़ने वाली थी। उसने अपने दांत पीसे और मैडम यू को घूरा। दूसरी चाची, आप बाहरी लोगों का पक्ष क्यों ले रही हैं? स्पष्ट रूप से उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। मैडम यू ने उपहास किया, तुम्हें कैसे पता कि उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था? हुआन युआन यंग मुड़कर दीवान यान को घूरने लगी। दीवान यान निराश था। वह इस विवाद में घसीटा नहीं जाना चाहता था, लेकिन चून की बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी, इसलिए वह केवल कड़वा घूंट पीकर कह सका, दूसरी मालकिन, मिस अग्नि के पास सच में निमंत्रण पत्र नहीं था। मैडम यू ने हुआन युआन यंग को घूरा। अगर हम मान भी लें कि उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, तो क्या तुम्हारा ऐसा करना सही है? नौप्रमुख परिवारों में से एक की बेटी के रूप में तुम इतनी लापरवाही से काम करती हो, दूसरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसे ठेस पहुंचाई है? हालांकि हुआन युआन यंग आश्वस्त नहीं थी और उसने अपना चेहरा घुमा लिया। मैडम यू ने दादी ताऊ को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। ये सुनकर दादी ताऊ को एहसास हुआ कि उनकी युवा मालकिन को धमकाया गया है। यह अस्वीकार्य था, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके वहां दौड़ी। मिस अग्नि, दादी ताऊ ने डर के मारे अग्नि राठौर का हाथ पकड़ लिया। क्या किसी ने तुम्हें यहाँ धमकाया है? उनकी हिम्मत कैसे हुई? उत्तरी राठौर राजघराने की युवा मालकिन को धमकाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? कौन है? मेरे लिए आगे आओ, दादी ताऊ। ये उत्तरी राठौर राजघराने के लोग हैं, जो एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली कुलीन परिवार है। फैंगबेई के राजा एक बड़ी सेना की कमान संभालते हैं और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। उनके परिवार को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा? ये भयानक है। उत्तरी राठौर राजघराने का नाम सुनते ही उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत सदमे भरे भाव से अग्नि राठौर की ओर देखा। इस लड़की का उत्तरी राठौर राजघराने से क्या रिश्ता है? लेकिन स्वाति राठौर को अचानक एहसास हुआ। हक्का बक्का रह गया। शौर्य उलझन में था, लेकिन महासचिव फैंग और ताओवादी वो अग्नि राठौर को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह कोई भूत हो। ये भयानक है। ये लड़की बिल्कुल भयानक है। ताओवादी वो भी एक मास्टर स्तर के स्पिरिट एरे मास्टर आध्यात्मिक संरचना विशेषज्ञ हैं। वे भी आध्यात्मिक संरचनाएं बना सकते हैं, लेकिन उन्हें परिष्कृत करने, गणना करने और उनका अध्ययन करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा लगाया गया समय दिनों, महीनों या वर्षों में मापा जाता है। हालांकि अभी अभी कुछ ही मिनटों में अग्नि राठौर ने वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत मास्टर स्तरीय संरचना को ग्रैंड मास्टर स्तर तक उन्नत कर दिया। ये ठोस नींव ये लोगों को अवाक कैसे नहीं कर सकती। अब क्या आप अभी भी मुझे संरचनाएं सिखाना चाहते हैं?
अग्नि राठौर ने ताओवादी वू को देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। ताओवादी वू ने शोकपूर्ण भाव से अग्नि राठौर की ओर देखा। छोटी लड़की, क्या तुम मजाक कर रही हो? शिष्यों को लेने की बात तो भूल जाओ, ये बूढ़ा आदमी अब तुम्हारा शिष्य बनना चाहता है। एक तरफ खड़े शौर्य ने अविश्वासपूर्ण दृष्टि से अग्नि राठौर और ताओवादी वू को फटी आंखों से देखा। अग्नि राठौर, क्या वह किसी काम की नहीं है? क्या उसकी आध्यात्मिक संरचना वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? अग्नि राठौर ने शौर्य के चेहरे पर अप्रत्याशित बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अहंकार से कहा, मेरे पास पहले से ही एक गुरु है और मेरा गुरु इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली गुरु है। इसलिए मैं कोई और गुरु नहीं ढूंढना चाहती। छोटी लड़की ने अपने हाथ पीठ के पीछे कर रखे थे, उसकी छोटी छाती तनी हुई थी। वह इतनी गर्वित और आत्मसंतुष्ट लग रही थी कि आप वास्तव में उसके सिर को थपथपाना चाहेंगे। ताओवादी वो और महासचिव फैंग ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने गहरी आह भरी। हाँ, ऐसी नींव के साथ उन्हें एक गुरु ढूंढने की क्या आवश्यकता है? हालांकि अग्नि राठौर के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। केवल एक गुरु हो सकता है, लेकिन कई शिक्षक हो सकते हैं। तो क्या आप मेरे शिक्षक बनना चाहेंगे? शिक्षक? अगर यह पहले होता तो महासचिव फैंग और ताओवादी वू ने बिना सोचे ही मना कर दिया होता, लेकिन अब कौन ऐसा शिष्य नहीं चाहेगा? मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठकर भीख मांगूंगा। लेकिन हम तुम्हें क्या सिखा सकते हैं? दोनों बुजुर्ग लोगों ने इसके बारे में सोचा और वास्तव में थोड़ा दोषी महसूस किया। ताओवादी वू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, भूल जाओ, अब मुझे शिक्षक मत बुलाओ, मैं बस तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। ताओवादी वू के शब्द मजाक जैसे नहीं लग रहे थे, और वास्तव में महासचिव फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। भगवान जानता है कि महासचिव फैंग कितने अभिमानी हैं। एक तरफ खड़े शौर्य, मास्टर बियान और चारवी पूरी तरह से हक्के बक्के थे। खासकर चारवी। अभी अभी अग्नि राठौर के घर पर हर कोई ताओवादी वो और फिर बुजुर्ग फैंग के करीब कैसे जाए, इस पर चर्चा कर रहा था। लेकिन अब धत तेरे की, ये दोनों बूढ़े आदमी वास्तव में उसके शिष्य बनना चाहते हैं। अग्नि राठौर की आध्यात्मिक संरचना की साधना कितनी उच्च है। अग्नि राठौर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। नहीं, कृपया आप दोनों बुजुर्ग लोग, मैं कुछ और साल जीना चाहती हूँ। चलो शिक्षक होने या न होने के बारे में बात नहीं करते हैं, चलो एक दूसरे को समान मानते हैं। महासचिव फैंग ने ताली बजाई, माहौल सेट किया। ताओवादी वू ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है। आपकी आध्यात्मिक संरचना की साधना के स्तर के साथ आप निश्चित रूप से राजसी विद्यापीठ में अतिथि प्राध्यापक होंगी। आपके लिए हमें समान मानना गलत नहीं होगा। एक तरफ खड़ा शौर्य हक्का बक्का रह गया। अग्नि राठौर बूढ़े आदमी और अन्य लोगों को समान मानती है, फिर उसके बारे में क्या? जब महासचिव फैंग ने शौर्य के व्यथित और उलझे हुए भाव को देखा तो उन्होंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम बदमाश, तुम कहाँ देख रहे हो? मदद के लिए बुलाओ। हो, शौर्य जैसा कठोर व्यक्ति भी इस समय स्तब्ध था। महासचिव फैंग ने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? क्या मैंने अभी अभी नहीं कहा कि हम अग्नि राठौर लड़की को समान मानते हैं? तुम मुझे नाना कहते हो तो तुम उसे चाची कहोगे। वाह नहीं, परदादी, जल्दी करो और उसे यही बुलाओ। दादी ताऊ ने उपहास किया। मैडम कहे, अगर वास्तव में आप यही सोचती हैं, मुझे आशा है कि आप हमारी राजकुमारी के क्रोध का सामना कर पाएंगी। मैडम कहे मुस्कुराईं और बोली, दादी ताऊ मजाक कर रही हैं। लेकिन वास्तव में मैडम कहे ने दादी ताऊ के शब्दों को दिल पर नहीं लिया, क्योंकि अगर राजकुमारी फैंग वास्तव में इस गोद ली हुई बेटी को महत्व देती तो क्या वह भोज आयोजित करने के बजाय उसे गुप्त रूप से गोद ले लेती? अगर राजकुमारी फैंग वास्तव में इस गोद ली हुई बेटी को महत्व देती तो वह स्वयं क्यों नहीं आती और केवल दादी ताऊ को अपने साथ क्यों भेजती? इसलिए इन कारणों के आधार पर श्रीमती कई ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही अग्नि राठौर वास्तव में पवन रानी की गोद ली हुई बेटी हो, लेकिन वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे पवन रानी महत्व देती हो। और इस समय पवन रानी की हवेली, किसी को नहीं पता था कि भोज में एक लड़का भी था। ये युवक कल रात फीनिक्स पवेलियन में दिखाई दिया था। वह मू लियूसाओ है। मिस फैंकी को खोने के बाद मू लियूसाओ को उसके परिवार ने हुआन युआन परिवार की युवा पीढ़ी के लिए भोज में भाग लेने के लिए मजबूर किया था। उसका रुतबा न तो उच्च था और न ही निम्न, लेकिन वह आसानी से लोगों के साथ घुल मिल गया और काफ़ी खुश था। लेकिन उसने कभी यहाँ अग्नि राठौर से मिलने और उसका उपहास होते देखने की उम्मीद नहीं की थी। मू लियूसाओ के दिल में इस मिस अग्नि राठौर की हमेशा तीसरे भाई समर द्वारा रक्षा की गई थी। वह खुद उसकी रक्षा करने के लिए बहुत कमज़ोर था, इसलिए वह मुड़कर भाग गया। जल्द ही मू लियूसाओ पवन रानी की हवेली में पहुंच गया। पो जुन युआन, तीसरे भाई, कुछ भयंकर हो गया है। समर का मूड खराब है। तुम आखिरकार इस बदसूरत बत्तख के बच्चे से टकराते हो और ऐसा लगता है कि तुम उसे अपनी मुट्ठी में करने वाले हो, लेकिन फिर वह ऐसे कैसे भाग सकती है? समर आग बबूला था। वारत समर ने गुस्से में बिस्तर पीटा। वह बहुत गुस्से में था।
तो जब मू जियोलियू अंदर दौड़ा तो उसने समर को शेर की तरह दहाड़ते देखा और तुरंत मू जियोलियू अपनी जगह पर ही जम गया। तीसरे भाई मू जियोलियू ने अपना होंठ काटा। समर ने अपना सिर घुमाया और मू जियोलियू को देखा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए हल्की सी खांसी की। उसने मू जियोलियू को घूरा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? मू जियोलियू तुरंत हिचकिचाया। तीसरा भाई बुरे मूड में लग रहा है। क्या उसे अब कुछ कहना चाहिए या नहीं, या शायद हमें इसे भूल जाना चाहिए? अग्नि राठौर का अब तीसरे भाई से कोई लेना देना भी नहीं होगा, है ना? क्या कल रात तीसरे भाई का कोई नया लक्ष्य नहीं था? ये सोचकर मू जियोलियू चुपचाप पीछे हट गया और भागने के लिए मुड़ा। दयालुता से समर तुरंत उसकी पीठ पर चिल्लाया, रुको। मू जियोलियू जल्दी से स्थिर खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? समर झुंझलाहट में बिस्तर से उठा और एक अमित्र भाव के साथ मू जियोलियू को घूरने लगा। ओह ठीक है, मू जियोलियू ने अपना सिर खुजलाया। तीसरे भाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको अभी भी छोटी अग्नि राठौर में कोई दिलचस्पी है? समर ने मू जियोलियू को घूरा। चुप रहो, ये बॉस की महिला है। मू जियोलियू उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मू जियोलियू को लगा कि वह समझ गया है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे भाई समर, अग्नि राठौर बहुत ही भयानक स्थिति में है। उसे इस समय हुआन युआन परिवार द्वारा धमकाया जा रहा है। वह बहुत दुखी है। क्या? समर ने अचानक मू जियोलियू को पकड़ लिया। क्या हुआ? मू जियोलियू उलझन में लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका तीसरा भाई अचानक इतना उत्तेजित क्यों हो गया है। हालांकि समर का गंभीर चेहरा देखकर उसने जल्दी से कहा, अग्नि राठौर हुआन युआन परिवार के भोज में शामिल हुई थी, लेकिन हुआन युआन यंग ने उसे पकड़ लिया, ये कहते हुए कि उसके पास निमंत्रण नहीं है, और अग्नि राठौर वास्तव में एक निमंत्रण पत्र नहीं दे सकती है। अब बहुत से लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मू जियोलियू अपनी बात पूरी कर पाता, समर की आकृति पहले ही बिजली की तरह बाहर निकल चुकी थी। तीसरे भाई समर। मू जियोलियू वहां अकेला खड़ा पूरी तरह से हक्का बक्का लग रहा था। राजकुमारी फैंग बगीचे में टहल रही थी जब उन्होंने शोर सुना और आश्चर्य से पूछा, मू लियू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तीसरा भाई अचानक बंदर की तरह बाहर क्यों निकल गया? ईमानदारी से कहूं तो राजकुमारी फैंग भी शायद ही कभी समर राठौर को इतनी तेजी से चलते देखती हैं। मू लियू उलझन में लग रहा था और मासूमियत से बोला, मुझे नहीं पता। क्या तीसरे भाई ने छोटी अग्नि में दिलचस्पी खो नहीं दी थी? लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि छोटी अग्नि को हुआन युआन हवेली में धमकाया जा रहा था। क्या? अगले ही सेकंड राजकुमारी फैंग ने मू जियोलियू को कॉलर से पकड़ लिया, उसे लगभग ऊपर उठाते हुए, तुमने अभी क्या कहा? अग्नि को हुआन युआन परिवार ने धमकाया। मू जियोलियू को उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी राजभवन के लोग इस मामले पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया देंगे। वह हकलाया, हाँ, हुआन युआन हवेली के लोग उसे धमका रहे हैं। यह अपमानजनक है। पवन रानी आग बबूला थीं। वे सब कह रहे हैं कि छोटी अग्नि के पास निमंत्रण पत्र नहीं है और वह हुआन युआन हवेली के मुख्य द्वार पर कदम रखने के योग्य नहीं है। मू जियोलियू ने राजकुमारी फैंग के चेहरे पर जानलेवा भाव देखकर जल्दी से कहा। धमाका। पवन रानी इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने अपने बगल में रखे पत्थर के स्लैब पर थप्पड़ मारा। तड़क। पत्थर का स्लैब तुरंत टूट गया। तुम्हारी हुआन युआन हवेली, हमारे उत्तरी राजभवन की युवा मालकिन को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजकुमारी फैंग गुस्से में बाहर निकल गईं। और इस समय हुआन युआन हवेली मैडम कई इस बात से अनजान थीं कि उत्तरी राजभवन से दो क्रूर हस्तियां उनके रास्ते में थीं। उसने मुस्कुराते हुए दादी ताओ से कहा, बच्चे अभी भी छोटे हैं और उनके लिए आपस में बहस करना सामान्य है। दादी ताओ, कृपया इसे दिल पर न लें। ये कहने के बाद उसने हुआन युआन यंग को घूरा और कहा, जल्दी करो और अपनी बहन अग्नि राठौर से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आओ। हुआन युआन यंग अनिच्छुक और असंतोष से भरी हुई, उसने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, उसकी बहन कौन है? वह तो इस नाम के लायक भी नहीं है। हालांकि आवाज़ धीमी थी, लगभग एक फुसफुसाहट, लेकिन उपस्थित कोई भी व्यक्ति इसे सुनने से नहीं चूक सकता था। दादी ताओ आग बबूला थीं। उसने मैडम कई को घूरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उत्तरी राजभवन के प्रति हुआन युआन परिवार का यही रवैया है क्या? मैं एक एक शब्द की रिपोर्ट अपनी राजकुमारी को दूंगी। दादी ताओ इतनी गुस्से में थीं कि उन्होंने खुद को मैं कहना शुरू कर दिया, जिससे पता चलता है कि वह कितनी आग बबूला थीं। मैडम कई ने जल्दी से दादी ताओ को वापस खींचा। उनका चेहरा मुस्कान से भरा था। दादी ताओ, क्या आप जो कह रही हैं वह थोड़ा अनुचित नहीं है? हमारी हुआन युआन हवेली का उत्तरी राजभवन का अपमान करने का कभी कोई इरादा नहीं रहा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसी पल एक लंबा और छरहरा युवक हॉल में दौड़ता हुआ आया। हुआन युआन यंग अभी भी उपहास कर रही थी। वह उत्तरी राजभवन का प्रतिनिधित्व करने की हिम्मत करती है। वह खुद को क्या समझती है? वह मेरी बहन है। सभी के पीछे एक ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज़ गूंज उठी। उपस्थित सभी लोगों ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा।
समर राठौर भीड़ के बाहर से लंबे डग भरते हुए अंदर आया और अग्नि राठौर के सामने खड़ा हो गया। इस लड़के की छवि हमेशा से मिलनसार और खुशमिजाज रही है, अपरंपरागत और रूढ़िवादी नहीं, लेकिन इस समय जब वह वहां खड़ा है तो उससे एक ठंडी और जानलेवा आभा निकल रही है। वह युवराज विक्रम सिंह जितना ही दबंग और शक्तिशाली था, उसकी आंखों में खून की प्यासी हत्या का इरादा भरा था और उसका चेहरा एक हिंसक ठंडी रोशनी से रंगा हुआ था। जहां जहां उसकी नजर गई, सभी ने अपना सिर झुका लिया। समर राठौर अग्नि राठौर के बाईं ओर खड़ा हो गया। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया, अग्नि राठौर का बायां हाथ पकड़ा, उसे ऊंचा उठाया और गुस्से की एक ऐसी आभा बिखेरी जो किसी को भी भड़काने का साहस कर सकती थी। उसने जोर से घोषणा की, वह मेरी, समर राठौर की बहन है। किसी को इससे कोई समस्या है? आगे आओ। इतनी जोरदार और दबंग घोषणा, उपस्थित कई लड़कियों को लगा कि उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उन्हें शुरू में अग्नि राठौर के लिए अफसोस हुआ, सार्वजनिक रूप से इस तरह मजाक उड़ाया जाना, अगर वे होते तो निश्चित रूप से उनके पास वहां खड़े होने का चेहरा नहीं होता। लेकिन जब राजकुमार समर ने उसका हाथ पकड़ा और जोर देकर घोषणा की कि यह उसकी बहन है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें लगा जैसे उनका लड़कियों वाला दिल खुशी से फटने वाला है। हालांकि उपस्थित लोगों में न केवल ये युवा लड़कियां थीं, बल्कि हुआन युआन यंग, काव्या चौहान और डोबू यामो भी थे, जिनमें से कई खुद को बहुत उच्च सम्मान देते थे। काव्या चौहान ने मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अग्नि राठौर इतनी चालाक होगी कि वह समर राठौर को इस तरह उसका समर्थन करने में कामयाब रही। जियो यंग, भूल जाओ, छोड़ दो, समर राठौर बहुत डरावना है। हुआन युआन यंग जानती थी कि समर राठौर डरावना है, लेकिन जैसा कि काव्या चौहान ने कहा, अगर वह आज पीछे हट गई तो भविष्य में उसके पास क्या चेहरा बचेगा। उसका उपनाम स्पष्ट रूप से राठौर है। वह राठौर परिवार की बेटी है, उसका उत्तरी राजभवन से क्या लेना देना है? हुआन युआन यंग ने गुस्से में कहा। समर राठौर की ठंडी और क्रूर नज़र हुआन युआन यंग पर टिकी, उसके होंठों पर एक दुष्ट मुस्कान खेल रही थी। तुम्हें इससे कोई समस्या है? मुझे आपत्तियां हैं। हुआन युआन यंग बहुत आश्वस्त थी, क्योंकि यह हुआन युआन परिवार का क्षेत्र था। इसके अलावा उसकी मां ने उसे बताया था कि परिवार का इरादा राजकुमारी फैंग और युवा राजकुमार समर के बीच विवाह की व्यवस्था करने का था, इसलिए हुआन युआन यंग स्वाभाविक रूप से पूरे दिल से सहमत थी। आखिरकार समर राठौर एक असाधारण रूप से उत्कृष्ट युवा है, फिर भी वह अब एक ऐसी लड़की की इतनी रक्षा कर रहा है जो खून से उससे संबंधित नहीं है और जिसे वह विशेष रूप से नापसंद करती है। हुआन युआन यंग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? युवती का बिगड़ा हुआ स्वभाव तुरंत भड़क उठा, मुझे इससे समस्या है। समर राठौर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अगर तुम उत्तरी राजभवन और हुआन युआन हवेली के बीच विवाह की बातचीत जारी रखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अभी उसका हाथ छोड़ दो। कैसी शादी? उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से हैरान लग रहे थे। श्रीमती कै की इच्छा हुई कि वह अपनी बेवकूफ़ बेटी को थप्पड़ मार दे। ये हुआन युआन परिवार का एक सुझाव मात्र था और अभी तक इसके बारे में उत्तरी राजभवन को सूचित भी नहीं किया गया था, लेकिन इस लड़की ने इसे सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया और यहाँ तक कि लोगों को धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मैडम कै पूरी तरह से अभिभूत महसूस कर रही थीं। समर राठौर और भी अधिक भ्रमित था। कैसी शादी? हुआन युआन यंग ने उपहास किया, मेरे साथ तुम्हारी शादी। समर राठौर गुस्से में हंसा, मेरे साथ तुम्हारी क्या शादी है? क्या ये कोई ऐसी शादी है जिसका तुम सपना देख रही हो? हुआन युआन यंग, वह फूट फूट कर रोने लगी, माँ वह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। समर राठौर, मैडम कै पूरी तरह से अभिभूत महसूस कर रही थीं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए हुआन युआन यंग अग्नि राठौर की ओर दौड़ी और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। अग्नि राठौर ख्यालों में खोई हुई थी। वास्तव में इस समय उसे समर राठौर के प्रति अपराध बोध से भरा हुआ महसूस हो रहा था। उसने अभी अभी समर राठौर को धोखा दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही वह बिना किसी हिचकिचाहट और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसके सामने खड़ा हो गया, एक प्यार करने वाले बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा कर रहा था। अग्नि राठौर ने अपनी मुट्ठी कस ली, मुझे खेद है भाई समर राठौर। इसलिए जब हुआन युआन यंग ने उसे थप्पड़ मारा तो अग्नि राठौर का ध्यान भटक गया और उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। ये पलक झपकते ही हो गया। समर राठौर ने अग्नि राठौर को अपने पीछे धकेल दिया और फिर हुआन युआन यंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तड़क, आवाज कुरकुरी और तेज थी। उपस्थित लगभग सभी ने अविश्वास में अपनी आंखें फाड़ कर देखा। ये हुआन युआन परिवार का घरेलू मैदान है। हुआन युआन यंग हुआन युआन परिवार की सबसे प्रिय लड़की है, और यह ठीक उसी समय हुआ जब समर राठौर शादी पर चर्चा कर रहा था। ये हुआन युआन परिवार के लिए अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक है। प्रहार से न केवल हुआन युआन यंग स्तब्ध रह गई, बल्कि हुआन युआन परिवार के बाकी सभी लोग भी सदमे में थे। हुआन युआन यंग फूट फूट कर रोने लगी। मैडम कै ने समर राठौर को घूरा, युवा राजकुमार समर, इससे आपका क्या मतलब है? न केवल मैडम कै, बल्कि हुआन युआन परिवार के बाकी सभी लोग अब समर राठौर को शिकारी इरादे से देख रहे थे।
हुआन युआनजिंग सीधे आगे बढ़ा और समर राठौर को घूरते हुए बोला, युवा राजकुमार, तुम बहुत दूर जा चुके हो। हुआन युआनजिंग हुआन युआनयंग का बड़ा भाई है, जबकि समर राठौर अग्नि राठौर का बड़ा भाई है। इस क्षण दोनों बड़े भाइयों ने एक दूसरे को घूरा, उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। समर राठौर की आंखों में हत्या का इरादा भरा था। जो कोई भी मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत करेगा, उसे प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए। हुआन युआनयंग इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग बेहोश ही हो गई। लेकिन यह आखिरकार हुआन युआन परिवार का क्षेत्र है। हुआन युआन परिवार में कई बुजुर्ग हैं, और अब जबकि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है, स्वाभाविक रूप से कोई न कोई उनके लिए खड़ा होगा। उदाहरण के लिए हुआन युआनजे को ही लें। वह हुआन युआन परिवार का अगला मुखिया है और हुआन युआनजिंग तथा हुआन युआनयंग का जैविक पिता है। हुआन युआनजे के भाव बहुत गंभीर थे। युवा राजकुमार समर, उत्तरी राजभवन और हुआन युआन परिवार के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की खातिर मुझे आशा है कि आप सावधानी से काम लेंगे। राजकुमार समर ने उपहास किया, ओह, मुझे आश्चर्य है कि आपका सावधानी से क्या मतलब है, मास्टर हुआन युआनजे। हुआन युआनजे ने त्योरियां चढ़ाईं, तुम जा सकते हो, लेकिन उसे यहीं रहना होगा। हुआन युआन परिवार के सदस्यों ने पहले ही इस स्थान को घेर लिया है, जिसका अर्थ है कि वे समर राठौर के खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा रखते हैं। समर राठौर गुस्से से लगभग हंस ही पड़ा। उसकी बहन अग्नि राठौर को दूसरों के सामने अपमानित किया गया था, और वह अभी तक अपने गुस्से से उबर भी नहीं पाया था, और अब वे उसे फिर से धमका रहे थे। अच्छा है, हुआन युआन परिवार बहुत अच्छा कर रहा है। अगर मैं सहमत न होऊं तो क्या होगा? समर राठौर ने हंसते हुए पलटवार किया। हुआन युआनजे की आंखों में एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। यदि तुम सहमत नहीं हो तो एकमात्र विकल्प यह है कि राजकुमार समर व्यक्तिगत रूप से मेरे हुआन युआन परिवार से माफी मांगे। समर राठौर, ओह, मैं देखना चाहूंगा कि हुआन युआन परिवार मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने की क्या उम्मीद करता है। हुआन युआनजे, ये बहुत आसान है। युवा राजकुमार को हुआन युआन परिवार के सम्मान के नुकसान की भरपाई के लिए खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। हुआन युआनजे गंभीर है। समर राठौर इतना गुस्से में था कि वह लगभग हंस ही पड़ा। यह हास्यास्पद है, लेकिन उसी क्षण हुआन युआन परिवार के काले कपड़े पहने 4 विशेषज्ञ अचानक समर राठौर के पीछे प्रकट हुए और उसके हाथ पकड़ लिए। हुआन युआनजे चालाकी से मुस्कुराया, युवा राजकुमार समर, मुझे बताओ, क्या तुम इस थप्पड़ की कीमत चुकाओगे या तुम्हारी बहन इसकी कीमत चुकाएगी? हुआन युआनजे कितना घमंडी है। समर राठौर की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। नहीं, हुआन युआनजे पहले साहसी था, लेकिन वह इतना अभिमानी नहीं था। अब वह वास्तव में उत्तरी राजभवन के चेहरे पर इस तरह थप्पड़ मारने की हिम्मत कर रहा है। वह किस पर भरोसा कर रहा है? समर राठौर पूरी तरह से हैरान था। हुआन युआनजे ने दुष्टता से उपहास किया, ऐसा लगता है कि राजकुमार समर अपनी बहन को अपनी जगह लेने देने की योजना बना रहे हैं। खैर, राजकुमार की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। बोलते हुए हुआन युआनजे ने अपने बगल में खड़े दीवान यान को आंख मारी। प्रबंधक यान अग्नि राठौर के पास गया और उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। मिस अग्नि राठौर, मुझे माफ करें। बोलते हुए प्रबंधक यान ने अपना हाथ उठाया। अग्नि राठौर की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। क्या ये सभी लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह किसी काम की नहीं है? वे उसे मौखिक रूप से गाली देते हैं और सबसे बुरी स्थिति में उस पर शारीरिक हमला करते हैं। रुको, समर राठौर ने खतरे की घंटी बजाते हुए चिल्लाया। उसकी बहन होने के अलावा अग्नि राठौर वह महिला भी है जिसे बॉस विक्रम पसंद करते हैं। अगर बॉस विक्रम को पता चल गया, समर राठौर बस इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि महामहिम तुम्हें मार डालेंगे? समर राठौर ने अपने दांत पीसते हुए दहाड़ा। महामहिम? इसका महामहिम से क्या लेना देना है? उपस्थित सभी लोगों ने एक अजीब भाव के साथ समर राठौर को देखा। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि महामहिम अग्नि राठौर से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? क्या यह नहीं कहा जाता है कि जब वह राजसी विद्यापीठ में था तो महामहिम ने जानबूझकर अग्नि राठौर को धमकाया था? क्या आपने नहीं कहा, महामहिम? महामहिम ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। शौर्य ने कहा, दादाजी और अन्य लोग छोटी अग्नि को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे पहले ही दीनलू से बात करने के लिए राजसी विद्यापीठ जा चुके हैं। बोलते हुए शौर्य ने युवराज विक्रम सिंह की ओर देखा। महामहिम चुप रहे। शौर्य ने फिर लापरवाही से उल्लेख किया, दीनलू का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जिसे आसानी से मनाया जा सके, इसलिए छोटी अग्नि शायद इस बार परीक्षा पास न कर पाए। युवराज विक्रम सिंह ने शौर्य को घूरा, उनका चेहरा काला पड़ गया। छोटी अग्नि, क्या तुम उससे बहुत परिचित हो? बोलते हुए युवराज विक्रम सिंह खड़े हो गए। शौर्य, तो आप इस बात पर भी नाराज हैं? शौर्य भी जल्दी से खड़ा हो गया, हम इतने करीब नहीं हैं। क्या हम समर राठौर के साथ एक दूसरे को ऐसा नहीं कह रहे थे? हा, बेचारा समर राठौर, वह लगातार निशाने पर आ रहा है। युवराज विक्रम सिंह ने हल्की सी आह भरी।
शौर्य ने कहा, दीनलू शायद सहमत नहीं होंगे, है ना? तो छोटी अग्नि राठौर शायद इस बार परीक्षा नहीं दे पाएगी। युवराज विक्रम सिंह ने अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और अहंकार भरे भाव से शौर्य को घूरने लगे। तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम उसके बारे में बात करते रहते हो, मैं यह नहीं सुनना चाहता। शौर्य ने गहरी सांस ली। महामहिम वास्तव में। शौर्य ने प्रबंधक राठौर की ओर देखा, जिन्होंने असहाय होकर देखा। शौर्य के बिना कुछ कहे चले जाने के बाद युवराज विक्रम सिंह तालाब के पास ही रहे। तालाब में तैरती हुई कोई मछलियों के झुंड को देखते हुए युवराज विक्रम सिंह ने अपना दाहिना हाथ फैलाया। उनके गोरे पो धूप में चमक रहे थे। पहली बार प्रबंधक राठौर ने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने महामहिम को उलझन भरे भाव से देखा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। युवराज विक्रम सिंह ने त्योरियां चढ़ाईं। हाउसकीपर को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने जल्दी से मछली के भोजन का एक बैग सौंप दिया। साथ ही मुझे अंदर ही अंदर बहुत पसीना आ रहा था। इस मछली तालाब को बने हुए बहुत समय हो गया है और यह पहली बार है जब महामहिम को मछलियों को दाना खिलाने की फुर्सत मिली है। मछलियों को दाना खिलाते समय महामहिम मुस्कुराए और प्रबंधक राठौर से कुछ कहा। ये सुनकर प्रबंधक राठौर के होंठ थोड़े फड़फड़ाए। क्या महामहिम केवल तभी खुश होते हैं जब आप मिस अग्नि को ठेस नहीं पहुंचाते? और इस समय महासचिव फैंग और ताओवादी वो एक साथ राजसी विद्यापीठ गए थे और अभी तक नहीं लौटे हैं। राठौर हवेली। छोटी अग्नि, क्या तुम्हें लगता है कि बुजुर्ग फैंग और उनका समूह सफल हो पाएगा? अग्नि राठौर को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन चारवी कमरे में चिंता से इधर उधर टहल रही थी। दीनलू, उन्हें बुजुर्ग वो को सम्मान देना चाहिए, है ना? और ताओवादी वो भी उनके साथ हैं, है ना? अग्नि राठौर को नहीं पता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है। वह अब और शांति से नहीं बैठ सकती थी। चलो राजसी विद्यापीठ चलकर देखते हैं। ठीक है, चारवी तुरंत सहमत हो गई। राजसी विद्यापीठ राजधानी के उत्तरी उपनगरों में स्थित है। इसका विशाल आकार वास्तव में उल्लेखनीय है। ये राजसी विद्यापीठ वास्तव में मुख्य राजधानी के 1/4 हिस्से पर काबिज है। ये शानदार है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, जिससे लोगों को इसके पास आते ही साधना के लिए पालथी मारकर बैठने का मन करता है। ये जगह साधना के लिए एकदम सही है। चारवी ने खुशी से अग्नि राठौर की ओर देखते हुए कहा। छोटी अग्नि, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साधना में आगे बढ़ने वाली हूँ। राजसी विद्यापीठ से जैसी उम्मीद थी, हवा भी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और एक प्राचीन वातावरण से भरी हुई है, जो नैच्छिक रूप से लोगों के दिलों को शांत कर देती है। हाँ, अग्नि राठौर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसने स्पष्ट रूप से राजसी विद्यापीठ के भीतर एक रहस्यमय शक्ति को महसूस किया जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, जिससे उसका खून खौल रहा था। यह अजीब है, वह शक्ति आखिर क्या है? अग्नि राठौर के दिल की धड़कन रुक सी गई। चारवी की तरह उसे भी लग रहा था कि वह पदोन्नत होने वाली है। इस रहस्यमय शक्ति के कारण अग्नि राठौर ने फैसला किया कि उसे राजसी विद्यापीठ में प्रवेश करना ही चाहिए। राजसी विद्यापीठ सप्ताह में एक दिन खुला रहता है और आज अंदर जाने के लिए एक अच्छा दिन है। जब अग्नि राठौर और चारवी जैसे ही अग्नि राठौर और चारवी राजसी विद्यापीठ से होकर गुजरे, घनी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी स्पष्ट हो गई। मैं सच में बैठकर तुरंत पदोन्नत होना चाहती हूँ, चारवी ने उत्साह से सोचा। तो मुझे इस राजसी विद्यापीठ में किसी भी तरह से प्रवेश पाना ही होगा। ये हर किसी की साधना में बहुत मददगार होगा। हाँ, तभी एक ठंडी आवाज़ गूंज उठी। अग्नि राठौर, तुम राजसी विद्यापीठ में क्या कर रही हो? आवाज़ भयंकर थी और गुस्से से भरी हुई थी। अग्नि राठौर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह फैंग सांग थी, जो उसे ठंडे भाव से घूर रही थी। फैंग सांग। अग्नि राठौर ने स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लिया। वह उसकी चचेरी बहन थी। दो लोग फैंग सांग के साथ थे और वे उसे उत्सुकता से देख रहे थे। अग्नि राठौर को अपना सिर घुमाते देख फैंग सांग की नज़र और भी भयंकर हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम राजसी विद्यापीठ में ऐसे ही आ सकती हो? मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। उसका स्वर बहुत अधीर होने के साथ साथ भयंकर और ठंडा भी था। अग्नि राठौर अवाक रह गई, लगभग अपनी आंखें घुमाते हुए। फैंग सांग के बगल में खड़ी दोनों लड़कियों ने उससे फुसफुसाते हुए पूछा, ये कौन है? क्या उसकी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, सांग सांग, तुम आमतौर पर इतनी आसानी से गुस्सा नहीं होती। वह व्यक्ति कौन था और उसने तुम्हें इस तरह उकसाने के लिए क्या किया? इन दोनों का नाम गुवान जिंग और ताओ यू है। फैंग सांग की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी और उसने तिरस्कार से कहा, और कौन हो सकता है? क्या ये हमारे परिवार की वह उल्लेखनीय पांचवी बहन नहीं है? पांचवी बहन? अग्नि राठौर, गुवान जिंग और ताओ यू दोनों राजधानी से हैं। वे फैंग सांग के परिवार में तब मौजूद अद्वितीय प्रतिभा के बारे में कैसे नहीं जान सकते थे? ओह, गुवान जिंग को अचानक एहसास हुआ, तो यह वह है। वह अग्नि राठौर जो तब नष्ट हो गई थी। ताओ यू ने अपना मुंह ढका और खुशी से हंसते हुए कहा, अग्नि राठौर, वही जिससे महामहिम ने सगाई तोड़ दी थी।
फैंग सांग का चेहरा लगातार बदसूरत होता जा रहा था। उसने अग्नि राठौर को घूरा और कहा, तुमने राठौर परिवार का अपमान किया है। तुम्हारी हर जगह दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी वापस जाओ। इससे पहले कि अग्नि राठौर बोल पाती, चारवी तुरंत अप्रसन्न हो गई। आपको पता होना चाहिए कि चारवी की नज़र में अग्नि राठौर दुनिया की सबसे चतुर, सबसे सक्षम और सबसे बहुमुखी व्यक्ति है। यहाँ तक कि युवराज विक्रम सिंह को भी पीछे हटना होगा। अरे! चारवी ने अपने कूल्हों पर हाथ रखे और गुस्से से फैंग सांग को घूरा, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम सच में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हो? हम तुम्हें यहाँ ढूंढने नहीं आए हैं। इतनी गलतफहमी में मत रहो। फैंग सांग पहले से ही एक अभिमानी व्यक्ति थी और यह सुनकर वह और भी अधिक क्रोधित हो गई। और तुम कौन हो? फैंग सांग आग बबूला थी। मैं चारवी हूँ, ये नाम याद रखना। चारवी ने फैंग सांग के कंधे पर उंगली चुभोई। अगर तुमने कभी मेरी छोटी अग्नि का फिर से इस तरह अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगी। वाह, कितना शेखी बघारने वाला स्वर है। फैंग सांग आग बबूला थी। उसने आसमान की ओर अपनी आंखें घुमाईं। तो तुम चारवी हो? फैंग सांग ने उपहास किया। तो तुम वह छोटी पूंछ हो जो तब अग्नि राठौर के पीछे पीछे चलती थी? क्या तुम मूर्ख हो? जब वह प्रतिभाशाली थी तब तुम्हारा उसके पीछे पीछे चलना समझ में आता था, लेकिन अब वह किसी काम की नहीं है और तुम अभी भी उसके पीछे पीछे चल रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? चेताक! अग्नि राठौर ने अपना हाथ हिलाया और फैंग सांग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। चुप रहो। फैंग सांग! उसने अपने सूजे हुए बाएं गाल को ढका, पूरी तरह से अविश्वास में, तुमने मुझे मारा? अग्नि राठौर, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसके जैसा एक कचरा, और अब वह वास्तव में उसे मारने की हिम्मत करती है। हालांकि जब फैंग सांग की आंखें अग्नि राठौर से मिलीं, उन गहरी और काली आंखों में देखते हुए न जाने क्यों उसके पैरों के तलवों से एक सिहरन सी दौड़ गई। क्योंकि यह एक मुख्य सड़क पर हुआ था जहां बहुत से लोग आ जा रहे थे, इसलिए इसने तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तभी आसपास के क्षेत्र से एक आवाज आई, अरे, क्या वह फैंग सांग नहीं है? क्या उसे पीटा गया है? हे भगवान, कितनी खूबसूरत लड़की है। वह कौन है? फैंग सांग, वह कौन है? वह कौन है? मुझे बताओ, वह कौन है? उपरोक्त वे विचार हैं जो अग्नि राठौर को देखने के बाद राजसी विद्यापीठ की लड़कियों के दिमाग में आए, इससे पहले कि वे ईर्ष्या महसूस करने से खुद को न रोक सकीं। और लड़के, दुनिया में सच में इतनी खूबसूरत लड़की है? क्या वह हमारे राजसी विद्यापीठ से है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह होती तो वह इतनी अनजान कैसे हो सकती है? इतनी खूबसूरत, वह बिल्कुल मेरे सपनों की लड़की जैसी है। क्या ये व्यक्ति फैंग सांग को जानता है? मैंने अपना मन बना लिया है। वह मेरे लिए ही है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उनके चारों ओर अधिक से अधिक लोग जमा हो गए और शोर और भी तेज हो गया। अनगिनत निगाहें अग्नि राठौर पर टिकी थीं, कुछ ईर्ष्या से भरी थीं, कुछ जलन से, कुछ विस्मय से और कुछ प्रशंसा से। फैंग सांग को अग्नि राठौर ने थप्पड़ मारा और फिर हर कोई उसकी ओर उंगली उठा रहा था और गपशप कर रहा था। वह पहले से ही पतली चमड़ी वाली थी और वह इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग बेहोश ही हो गई। अग्नि राठौर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलते हुए उसने अपनी कमर से एक नर्म तलवार निकाली। धमाका! अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के बाद नर्म तलवार तुरंत सीधी हो गई, काले लोहे की तरह कठोर हो गई। अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के तहत फैंग सांग की तलवार सीधे अग्नि राठौर की भौं की ओर बढ़ी। चारवी आग बबूला थी। हालांकि अग्नि राठौर वहां गतिहीन खड़ी रही, उसके होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह पहले से ही एक 3 सितारा स्पिरिट मास्टर है। क्या फैंग सांग को लगता है कि वह उससे अधिक शक्तिशाली है? कितना हास्यास्पद है। उपस्थित लगभग हर कोई प्रथम वर्ष का छात्र था और अग्नि राठौर यहाँ किसी को भी आसानी से हरा सकती थी। जैसे ही तलवार अग्नि राठौर को भेदने वाली थी, चारवी अग्नि राठौर के सामने दौड़ गई और उसे अपने शरीर से बचा लिया। फैंग सांग, तुम क्या कर रही हो? फैंग सांग, अपनी तलवार नीचे रखो। क्या तुम्हें राजसी विद्यापीठ का वह नियम नहीं पता कि युद्ध क्षेत्र के बाहर लड़ना मना है? देखने वाले लड़के आग बबूला हो गए जब उन्होंने फैंग सांग को इतनी बेरहमी से अग्नि राठौर पर तलवार से हमला करते देखा। तुरंत वे आगे दौड़े, अग्नि राठौर के सामने खड़े हो गए और फैंग सांग को जोर से फटकार लगाए। अगर यह केवल एक व्यक्ति होता तो यह इतना बुरा नहीं होता, लेकिन इतने सारे लोग हैं। फैंग सांग इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग रो पड़ी। इनमें से कई लड़कों ने पहले उसके प्रति स्नेह दिखाया था, लेकिन अब उन सभी ने अपना ध्यान अग्नि राठौर की ओर मोड़ लिया है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अग्नि राठौर उससे ज्यादा सुंदर है? मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। फैंग सांग ने गुस्से में चिल्लाया। आमतौर पर उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसने इस तरह अपना संयम नहीं खोया होता, लेकिन वह चारवी से क्रोधित थी। सार्वजनिक रूप से अग्नि राठौर द्वारा थप्पड़ मारा गया था और अब वह इन लड़कों द्वारा उसके साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण अपना आपा खो चुकी है। फैंग सांग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रोंग शिक्सिन ने फैंग सांग को घूरा।
क्या हम बात करके इसे नहीं सुलझा सकते? तुमने सच में किसी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली? ये कैसा व्यवहार है? सियुवान प्रथम वर्ष की छात्र परिषद के अध्यक्ष हैं और वे पूरे प्रथम वर्ष के प्रभारी हैं। उन्होंने एक अमित्र भाव के साथ फैंग सांग को घूरा। तुम बहुत दूर जा चुकी हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी लड़की को धमका सकती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह छोटी है और उसकी साधना तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। अभी अपनी तलवार नीचे रखो। अन्य आदमियों ने भी फैंग सांग को अप्रसन्नता से घूरा। इस दृश्य ने फैंग सांग को लगभग पागल कर दिया। फैंग सांग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम कुछ नहीं समझते इसलिए दखल मत दो। क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? वह अग्नि राठौर है। अग्नि राठौर? अग्नि राठौर कौन है? आखिरकार 5 साल बीत चुके हैं और हर किसी को अब भी याद नहीं है कि तब क्या हुआ था। हालांकि कई लोगों को इसकी याद थी। अग्नि राठौर? क्या ये वही अग्नि राठौर है जो कभी बेहद लोकप्रिय प्रतिभा थी? क्या वह मर नहीं गई थी? मैंने यह नहीं सुना कि वह मर गई। मैंने केवल ये सुना कि उसे उसके परिवार ने उसके गृहनगर में छोड़ दिया था। क्या यह अग्नि राठौर है, वही जिससे महामहिम ने सगाई तोड़ दी थी? तो यह वह थी। उपस्थित सभी लड़कों और लड़कियों ने अग्नि राठौर की ओर देखा और आपस में बात करने लगे। फैंग सांग की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। वह जानती थी कि अगर वह अग्नि राठौर के अतीत को सामने लाएगी तो हर कोई उस पर हंसेगा। अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। फैंग सांग ने अपनी तलवार अग्नि राठौर की ओर तानी। अग्नि राठौर, पीछे हटो और अभी मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अग्नि राठौर अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ी रही। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें स्पष्ट और संयमित थीं। उन गहरी सुंदर आंखों ने लापरवाही से फैंग सांग की ओर देखा, जैसे कि वह बस एक जोकर हो जो इधर उधर उछलकूद कर रही हो। फैंग सांग ने उस तिरस्कारपूर्ण नज़र को देखा, इसीलिए वह इतनी गुस्से में थी। अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। अग्नि राठौर, चूंकि तुम मौत को बुलावा दे रही हो तो अपनी बड़ी बहन के रूप में असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत देना। बोलते हुए फैंग सांग ने अपनी तलवार सीधे अग्नि राठौर की ओर भोंक दी। लेकिन ठीक उसी पल रोंग शिक्सिन ने फैंग सांग की तलवार पकड़ ली। सियुवान उसके सामने खड़ा हो गया, उसे बर्फीली आंखों से घूरने लगा। ज्यादातर अन्य लड़कों ने भी उसे गुस्से से घूरा। फैंग सांग को समझ नहीं आ रहा था, क्या उसने पहले ही अग्नि राठौर के अतीत का खुलासा नहीं कर दिया था? क्या हर किसी को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उससे नफरत नहीं करनी चाहिए? अब क्या हो रहा है? रोंग शिक्सिन बहुत गुस्से में था। फैंग सांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की इंसान हो। रोंग शिक्सिन ने अपने दांत पीसे। तुम्हारी बहन ने अपनी साधना खोकर पहले ही बहुत दुख झेला है, लेकिन उस पर दया या परवाह दिखाने के बजाय तुमने सार्वजनिक रूप से उसके सबसे दर्दनाक अतीत का खुलासा किया और यह आघात सबको दिखाया। तुम बहुत नीच हो। फैंग सांग? हाँ। सियुवान ने फैंग सांग को घूरा। सांग, मुझे हमेशा लगता था कि तुम अलग थलग और अभिमानी हो क्योंकि तुम बर्फ पर सफ़ेद कमल की तरह नेक हो। मैंने एक समय के लिए तुम्हारी प्रशंसा भी की थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी क्रूर इंसान होगी। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। तुम्हारे जैसी महिला को पसंद करना मेरे जीवन की सबसे बुरी बात थी। क्या? फैंग सांग को लगभग खून की उल्टी हो गई। सियुवान पूरे प्रथम वर्ष में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे मजबूत छात्र है। यहाँ तक कि डीन लू ने भी व्यक्तिगत रूप से उससे मुलाकात की थी। कितनी महिलाएं सियुवान पर मोहित हुई हैं। फैंग सांग भी उस पर फिदा हो चुकी है और गुप्त रूप से उसे पसंद करती है। लेकिन अब सियुवान ने वास्तव में ये शब्द कहे, फैंग सांग सच में गुस्से से पागल हो रही है। उसने अपनी तलवार अग्नि राठौर की ओर तानी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगी। अपने हाथ की एक लहर के साथ सियुवान ने फैंग सांग को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। सियुवान मुड़ा और अग्नि राठौर के अभिवादन में अपने हाथ जोड़े। 5वीं मिस अग्नि राठौर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम सियुवान है, कृपया ये नाम याद रखें। ये कहने के बाद सियुवान ने अग्नि राठौर की ओर सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। अग्नि राठौर, मुझे तुम्हारा नाम क्यों याद रखना चाहिए? क्या ये व्यक्ति पागल है? रोंग शिक्सिन अग्नि राठौर के प्रति बहुत उत्साहित था। क्या तुम अग्नि राठौर हो? अग्नि राठौर, मैं रोंग शिक्सिन हूँ। तुम मुझे एशिन कह सकती हो और मैं तुम्हें छोटी अग्नि कहूँगा, ठीक है? इस स्वाभाविक परिचितता ने अग्नि राठौर को समर राठौर की याद दिला दी। अग्नि राठौर ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ उदासीन थी। ये ठीक नहीं है। आसपास के क्षेत्र से खुशी की हंसी फूट पड़ी। रोंग शिक्सिन ने अपनी नाक छुई। वह एक अच्छे परिवार से था। उसके पिता एक शाही कुलीन थे जिनका तीसरे दर्जे का आधिकारिक पद था, जिससे वह एक प्रमुख परिवार का वंशज बन गया। हुआन युआन यंग के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने उन बातों को याद किया जो उसने पहले अग्नि राठौर से कही थीं। वे शब्द सच में बहुत भयानक थे। राजकुमारी फैंग की आभा सच में भयानक है। जब वह दबंग हो जाती है तो उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। कौन नहीं डरेगा? राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा।
क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने अभी क्या कहा था? हुआन युआन यंग ने विनती भरी नज़रों से मैडम कई की ओर देखा। मैडम कई अपनी बेटी की मदद करना चाहती थीं, लेकिन राजकुमारी फैंग स्पष्ट रूप से अग्नि राठौर के लिए खड़ी थी। वह राजकुमारी फैंग की आभा से भी डरी हुई थी, इसलिए जब हुआन युआन यंग ने मदद मांगी तो उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। राजकुमारी फैंग ने उपहास किया, हुआन युआन परिवार की दहलीज इतनी ऊंची है। मेरे उत्तरी राजभवन के लोगों को यहाँ आते ही बस बाहर निकाल दिया जाता है। हुआन युआनजे और मैडम कई दोनों के चेहरे पर काले भाव थे। हुआन युआन यू ने जल्दी से स्थिति को संभाला। राजकुमारी फैंग, यह एक गलतफहमी है, ये सब एक गलतफहमी है, यंग एयर का वह मतलब नहीं था। बोलते हुए हुआन युआन यू ने हुआन युआन यंग को घूरा और कहा, तुम अभी तक मिस अग्नि से माफ़ी क्यों नहीं मांग रही हो? मुझे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? उसी क्षण एक ठंडी आवाज़ गूंज उठी, बुआ। ये देखकर हुआन युआन यंग की आंखें चमक उठीं। आने वाली कोई और नहीं बल्कि हुआन युआन जुएयू थी, जो हुआन युआन परिवार की ब्याही हुई बेटी थी। हुआन युआन जुएयू और राजकुमारी फैंग के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, क्योंकि हुआन युआन जुएयू ने एक बार फैंगबेई के राजा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंत में फैंगबेई के राजा ने राजकुमारी फैंग से शादी कर ली। इसके लिए हुआन युआन जुएयू के मन में गहरी दुश्मनी थी। हुआन युआन जुएयू को राजकुमारी फैंग के आने के बारे में तभी पता चल गया था जब वह आई थी, इसलिए वह उसके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए दौड़ पड़ी। ओह, यहाँ कौन है? ये प्रसिद्ध राजकुमारी फैंग हैं। हुआन युआन जुएयू एक सुंदर व्यवहार के साथ अंदर आए और तिरछी नज़र से राजकुमारी फैंग को देखा। बुआ। हुआन युआन यंग ने हुआन युआन जुएयू की बांह को गले लगा लिया, अत्यधिक दुख के साथ रोते हुए। हुआन युआन जुएयू ने हुआन युआन यंग के बालों को सहलाया। अच्छी बच्ची, अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो अपनी बुआ को बताओ और तुम्हारी बुआ निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खड़ी होंगी। बुआ। हुआन युआन यंग ने सिसकते हुए कहा, शुरू में राजकुमारी फैंग नहीं आई, केवल अग्नि राठौर आए। मैंने बस उससे पूछा कि क्या उसके पास निमंत्रण पत्र है। क्या मैं गलत थी? उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना? हुआन युआन यंग रोई। उसने शुरू में उत्तरी राजभवन के साथ अपने संबंधों का उल्लेख नहीं किया और उत्तरी राजभवन ने भी अग्नि राठौर के उनके साथ संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। रोते हुए हुआन युआन यंग ने खुद को सभी दोषों से मुक्त करने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि यह सब किसी और की गलती थी और वह पूरी तरह से निर्दोष और पवित्र थी। लेकिन विडंबना यह है कि उसने जो कहा वह वास्तव में बिल्कुल सही था। उत्तरी राजभवन ने वास्तव में कोई ऐसी जानकारी जारी नहीं की है जिसमें कहा गया हो कि अग्नि राठौर उनकी बच्ची है। स्तब्ध राजकुमारी फैंग को देखकर हुआन युआन जुएयू ने उत्साह की लहर महसूस की। राजकुमारी फैंग, ये वास्तव में आपके उत्तरी राजभवन की गलती है। क्या यह आपकी बच्ची नहीं है, और क्या ये सब आपके शब्दों की बदौलत नहीं है? आप हाँ कहती हैं, आप ना कहती हैं, तो क्या? हुआन युआन जुएयू ने उपहास किया। तो क्या हमें इसके लिए अपने परिवार को दोष देना चाहिए? जैसे ही राजकुमारी फैंग बोलने वाली थी, हुआन युआन जुएयू ने उन्हें रोक दिया। राजकुमारी फैंग, आपकी लामबंदी और आक्रामक व्यवहार बहुत अधिक है। यह मेरे हुआन युआन परिवार का अपमान है। आसपास हुआन युआन हवेली के लोगों ने एक स्वर में कहा, हाँ, ये हमारी हुआन युआन हवेली का अपमान है। हुआन युआन जुएयू ने राजकुमारी फैंग को घूरा। राजकुमारी फैंग, कृपया हमारे हुआन युआन परिवार को स्पष्टीकरण दें, अन्यथा यह मामला खत्म नहीं हुआ है। सबसे बुरी स्थिति में हम इसे महामहिम के पास ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या वह शादी या उपहार का पक्ष लेते हैं।